नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई कोपा के अंतर्गत जो हमारी डिटेल क्लासेस चल रही है उसका यूनिट नंबर अगला बोले तो यूनिट नंबर 11, जिसके अंतर्गत मिलेगा आपको साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी और सारे एमसीक्यूज़ आप हल कर पाओगे। इसके पहले मैंने बहुत सारी यूनिट कवर करा दिया हूँ, उसको आप डिटेल में देख लेना। आप जाओगे कहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसमें जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखोगे तो आपको डिटेल क्लासेस वाली एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंतर्गत अभी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। जस्ट पीछे वाली जो यूनिट है जिसमें प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा उसको आप देख सकते हैं और बाकी यूनिट भी उसी में है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट वाला भी एक प्लेलिस्ट है, उसको भी जाकर आप देख लीजिए ताकि आपको और जो क्वेश्चन है किस प्रकार बनते हैं सारी चीज़ें आपको उसमें समझ में आ जाए। और चैनल पर पहली बार हो तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इसके मेंबर बन सके, यानी कि आप इस परिवार का हिस्सा बन सके। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 11 जिसके अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी यानी कि बेसिक फंडामेंटल सबसे पहले देखेंगे। तो हम साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करें, साइबर मतलब हो जाता है कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया। तो जितने भी काम कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं उनकी सुरक्षा है, यानी कि सिंपल बोला जाए तो साइबर सिक्योरिटी बोले तो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर है, डेटा है, अनऑथराइज एक्सेस है यानी कि बिना परमिशन के किसी चीज़ का उपयोग करना, साइबर अटैक हो जाता है, डेटा की चोरी हो जाती। इन सभी से सुरक्षा रखने के लिए क्या कहती है साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे एक प्रोसेस है। तो साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम के अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध में काम करती है। साइबर क्राइम क्या होता है, कंप्यूटर की दुनिया में जो क्राइम होता है उसे हम साइबर क्राइम बोल देते हैं। आज की डेट में आप देखोगे तो आपको बैंकिंग पूरा जो है ऑनलाइन देखने को मिल जाता है। ई कॉमर्स बोले तो जो व्यापार है, व्यापार बोले तो खरीदी बिक्री आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है इंटरनेट का उपयोग करके कंप्यूटर के माध्यम से। एजुकेशन आप अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है, चाहे वो इनकम टैक्स मतलब आप जो है जो भी आप टैक्स फिल करते हो या फिर आप जो है कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना हो, कुछ भी चीज़ें हो तो वो सभी किसके माध्यम से हो रही है, आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। तो सभी चीज़ें इंटरनेट पर निर्भर है तो खतरा तो बना रहेगा। तो उसी खतरे से लड़ने के लिए हमारे पास होती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में जो आपको देखने मिल जाएगा फायरवॉल, मतलब टूल के माध्यम से देखें तो फायरवॉल आपको जो है सुरक्षा प्रदान करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेवल पे। तो एक होती है इसमें सॉफ्टवेयर लेयर, बोले तो आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हो उसमें आपकी फायरवॉल होती है। दूसरी नेटवर्क यूज़ करते हो उसमें राउटर के साथ में फायरवॉल इनबिल्ट होती है, यानी कि फायरवॉल को हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बोल सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस के अगेंस्ट में काम करता है। एनक्रिप्शन होता है जो कि बीच में अनऑथराइज एक्सेस से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑथेंटिकेशन होता है यूज़र की पहचान या वेरीफाई करता है। और कुछ होती है सिक्योर कोडिंग। ये सभी तकनीक जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे काम करती है। मुख्य उद्देश्य क्या है साइबर सिक्योरिटी का, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हो जाता है, गोपनीयता, यानी कि जो जानकारी हम सामने वाले को भेज रहा है वो सामने वाले को ही पता चले, बीच में जो नेटवर्क में है उसमें आपको गोपनीय देखा जाए यानी कि सीक्रेट रखा जाए। तो सीक्रेसी या प्राइवेसी, इस प्रकार से हम कॉन्फिडेंशियलिटी बोल सकते हैं। इंटीग्रिटी मतलब जो डेटा भेजा गया है, जैसे सामने वाले को भेजा गया है कि भाई ए ने बी को भेजा है कि भाई आप मेरे परम मित्र हो, तो उसी प्रकार से जो डाटा भेजा वही जाना चाहिए। पता चल रहा है बीच में किसी ने छेड़छाड़ कर दिया, बोले तो आप परम दुश्मन हो कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इंटीग्रिटी का उल्लंघन हो जाता है। तो इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, जो डेटा भेजा वही डेटा प्राप्त होना चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता, सही समय में सारी चीज़ें जो मांगी गई है वो उपलब्ध हो जाए तो उसे बोल देते हैं अवेलेबिलिटी। बोले तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी आपको देखने मिलेगा, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी मिल जाएगा यानी कि उपलब्धता मिल जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों के माध्यम से हमको क्या मिल जाता है, साइबर सिक्योरिटी का कंप्लीट उद्देश्य पता चल जाता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से क्या होता है भाई, हैकर जो होते हैं जो कि अपराध करते हैं कंप्यूटर की दुनिया में, मालवेयर होते हैं जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, फिशिंग होता है एक टेक्निक होती है डेटा को चुराने की, रैंसमवेयर होता है जो डेटा को लॉक कर देता है। इन सभी खतरों से बचाना संभव हो पाता है साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से। चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे CIA ट्राइड बोला जा रहा है यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने देखे थे। तो इसको आधारभूत स्तंभ बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी का। किसको, अवेलेब मतलब सबसे पहले अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता होनी चाहिए, फिर उसके बाद इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये तीनों ही चीज़ें हैं। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो यहाँ पर तीन टूल मिलकर क्या बनते हैं, नेटवर्क की सुरक्षा करते हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं किसकी, कॉन्फिडेंशियलिटी की।
मतलब सीधे बोला जाए तो देखिए जो ए है, ये व्यक्ति अपने दोस्त को या फिर नेटवर्क में कोई डेटा भेज रहा है, हेलो करके कुछ भी चीज़ें। तो हेलो करके भेजा है तो सामने हेलो नहीं, मतलब यहाँ तो हेलो जाएगा, पर बीच में से जो नेटवर्क में गुजरेगा हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके माध्यम से, तो वहाँ पे वो कोडिंग में बदल जाएगा। जब कोडिंग में बदलेगा तो उस कोडिंग को बोल देते हैं एनक्रिप्ट। एनक्रिप्ट कर दिया मतलब कोडिंग में बदल दिया, और कोडेड टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट बोल देते हैं। अब जब यूज़र यानी कि रिसीवर को मिलेगा, रिसीवर को एज इट इज़ चाहिए, बोले तो हेलो ही चाहिए, तो इसी कोडेड फॉर्म को डिकोड किया जाता है। डिकोड बोले तो डिक्रिप्ट किया जाता है, कोडिंग करना बोले तो एनक्रिप्शन, और डिकोड करना मतलब डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको मिल जाता फिर से हेलो, बोले तो ये प्लेन टेक्स्ट और ये सिफर टेक्स्ट। और यहाँ जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रहा है एक प्रकार की मेथड है जो किसके माध्यम से होती है, की के माध्यम से। ये सेम की भी हो सकती है सिमेट्रिक की, या फिर डिफरेंट की भी हो सकती है असिमेट्रिक की। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा कि कोडेड फॉर्म में नेटवर्क में डेटा भेज रहा है, वही आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है आपका गोपनीयता, बोले तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि पासवर्ड कोई देख ना पाए। एनक्रिप्शन जो कि डेटा को कोडेड फॉर्म में बदल देता है। एक्सेस कंट्रोल, कौन एक्सेस करेगा, ओटीपी हो गया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है, गोपनीयता के अंतर्गत आ जाती है। जैसे कि बैंक खाते की जानकारी हम किसी को नहीं देते, आधार नंबर नहीं देना चाहिए किसी को भी, ईमेल का पासवर्ड नहीं देना चाहिए। अगर कोई पासवर्ड चुरा लेता है इसका मतलब कौन सी चीजें भंग हो जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी भंग हो जाती है। आगे देखें, डेटा सीक्रेसी किससे रिलेटेड है, कॉन्फिडेंशियलिटी से। अनऑथराइज एक्सेस किससे रिलेटेड है भाई, अनऑथराइज एक्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब दूसरा जो टर्म है यानी कि आधारभूत पिलर है वो हमको देखने मिल जाएगा इंटीग्रिटी, यानी कि अखंडता। डेटा की शुद्धता और सही स्थिति को बनाए रखना क्या कहलाता है, इंटीग्रिटी कहलाता है, यानी कि डेटा बिना अनुमति के मॉडिफाई ना हो। उदाहरण के लिए कोई ये देखिए हमने लॉक करके सारी चीज़ें रखा और कोई बिना परमिशन के हमारे डेटा को मॉडिफाई कर देता है या हैशिंग में बदलाव कर देता है। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे जो है काम करता है किसके लिए, इंटीग्रिटी के लिए। हैशिंग भी काम करता है ना। डेटा मॉडिफिकेशन रोकता है, उसके अलावा वर्जन का कंट्रोल करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना परमिशन के जैसे परीक्षा के अंक बदल देता है, बैंक के ट्रांजैक्शन की राशि बदल देता है, उदाहरण के लिए 5,000 को 50,000 कर दिया, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है इंटीग्रिटी को भंग करने वाली। मुख्य चीज़ें देखें, डेटा एक्यूरेसी यानी कि डेटा की शुद्धता किससे संबंधित है, डेटा की शुद्धता संबंधित है इंटीग्रिटी से। अनऑथराइज एक्सेस करके डेटा को मॉडिफाई करना किसका उल्लंघन है, ये है इंटीग्रिटी का उल्लंघन। अब बात हो रही है उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी की। बोले तो जब जरूरत हो तब सिस्टम या डेटा उपलब्ध हो जाना। उदाहरण के लिए यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का दोनों ही सर्वर को एक्सेस कर रहा हो और जब इनको ज़रूरत हो तब यहाँ पे मिल जा रहा सर्वर, इसका मतलब है अप टाइम। बोले तो सर्वर अप टाइम होना चाहिए, ठीक है। बैकअप आपका रहना चाहिए, है ना। डिजास्टर रिकवरी पॉसिबल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस से प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है, ये आ जाती है उपलब्धता के अंतर्गत। उसके अलावा इन सब में जो उदाहरण हो जाते हैं जैसे ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल। तो ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ चलते हैं और हम जो है यहाँ पे देखिए MCRPV कोई भी एक मतलब वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको 404 एरर दिखती है। तो इसी प्रकार की एरर अगर कोई चीज़ में दिखती है तो टेम्परेरी अनअवेलेबल, देखिए इस प्रकार से अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब अभी वर्तमान में क्या हो गया है, डाउन टाइम चल रहा है। जो आपका परीक्षा पोर्टल है जो भी चीज़ उसका डाउन टाइम चल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे बैंक ATM सर्विस यहाँ पर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती तो अवेलेबिलिटी को भंग कर दिया जाता है। सरकारी वेबसाइट को यहाँ पे जो है बहुत सारी ट्रैफिक से लोड कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, बोले तो मल्टीपल जो कंप्यूटर है उसके माध्यम से सर्वर पर अटैक करना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। और सिंगल कंप्यूटर से अटैक करना बोले तो डिनायल ऑफ सर्विस बोला जाता है। तो इसमें कौन प्रभावित होता है, अवेलेबिलिटी, ठीक है। कुछ मुख्य चीज़ देखें, सिस्टम अप टाइम है तो ठीक है, पर डाउन टाइम है तो वो किससे रिलेटेड है भाई, ये है अवेलेबिलिटी से। बैकअप और डिजास्टर रिकवरी किसका लक्ष्य पूरा करता है, ये अवेलेबिलिटी का करता है। तो आप देख लो थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब डेटा को गोपनीय रखना, जैसे पासवर्ड की चोरी, इसका उल्लंघन हो जाता है, डेटा सीक्रेसी से रिलेटेड है। इंटीग्रिटी बोले तो डेटा सही रखना, मार्क्स बदलना, इसके अलावा डेटा एक्यूरेसी इससे रिलेटेड है। अवेलेबिलिटी मतलब डेटा उपलब्ध होना सही समय में, जैसे वेबसाइट क्रैश हो जाती तो इसका उल्लंघन हो जाता है। और अप टाइम इसका अलग शब्द हम बोल सकते हैं, यानी कि समय पर उपलब्ध हो जाना। अब नेक्स्ट जो चीज़ मिल जाती है आपको, सिक्योरिटी गोल मिल जाते हैं। सिक्योरिटी गोल मतलब सुरक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं या लक्ष्य क्या होते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें 3 चीज़ें मिल जाती है। ऑथेंटिकेशन,
प्रमाणीकरण बोल देते इसे, ऑथराइजेशन बोले तो प्रमाणित हो जाने के बाद क्या अधिकार देना चाहते हैं, और उसके बाद अधिकार देते हैं कुछ चीज़ें भेजी जाती है जो भी है तो उसको अस्वीकार नहीं कर पाना, तो ये नॉन रेपुटेशन कहलाता है। ये 3 फैक्ट हमको मिल जाते हैं CIA ट्रैट के बाद, जो है आपके सुरक्षा के कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे लक्ष्य होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पहली चीज़ अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, किसी उपयोगकर्ता या यूज़र की पहचान करना। मान लीजिए आपने यहाँ यूज़र ID पासवर्ड डाले, अब आपका है या दूसरे का कैसे पता चलेगा, एक OTP जाएगा। OTP यहाँ जैसे ही जनरेट होगा तो उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जाएगा जो कि ईमेल आईडी में है, तो यहाँ पे एक कोड आएगा। अगर आप कोड सही तरीके से एंटर कर देते हैं तो आप क्या हो, आप वैलिड हो। और आप वैलिड हो मतलब आप वही व्यक्ति हो जो लॉगिन करने का दावा कर रहे थे, ठीक है, मतलब आपका ही ईमेल आईडी है और आप सही व्यक्ति हो, तो वो कहलाता अथेंटिकेशन, ठीक है। तो सही व्यक्ति ही लॉगिन कर पाए, कौन प्रमाणित करता है, अथेंटिकेशन करता है। जैसे कि पासवर्ड होना चाहिए, OTP होना चाहिए, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, फेस स्कैनर जो भी है, आपका स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। तो 3 फैक्टर यहाँ पे हो जाते हैं। समथिंग यू नाउ, आपको पता होना चाहिए क्या, पासवर्ड पिन, आपके पास ATM कार्ड, OTP होना चाहिए, और आपका जो है फिंगरप्रिंट और रेटिना भी होना चाहिए, तब कहीं जाकर आप ऑथेंटिकेशन को सफल बना पाते हैं। जैसे जीमेल में लॉगिन में जो पासवर्ड डालते हैं और बैंक ऐप में OTP डालते हैं, ये इसके उदाहरण है। कुछ मुख्य चीज़ देखें, जैसे कि आइडेंटिटी यानी कि पहचान की वेरिफिकेशन किससे रिलेटेड है भाई, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड यानी कि प्रमाणीकरण से। लॉगिन प्रोसेस का पहला चरण क्या है, ये ऑथेंटिकेशन है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये भी ऑथेंटिकेशन से जुड़ा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड टर्म, जो कि सिक्योरिटी गोल में देखने को मिल जाता है, अधिकार प्रदान करना, बोले तो ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन के बाद यह तय करना किसे क्या करने की अनुमति है, ये क्या कहलाता है, ऑथोराइजेशन कहलाता है। मैं आपको उदाहरण के लिए एक ईमेल आईडी ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ईमेल आईडी तो छोड़िए, यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए अभी MP ऑनलाइन का पोर्टल ही नहीं चल रहा है, उसको छोड़ो, हम चलते हैं कहाँ पे, हम चलते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पे सरकार स्टडी वेब्स, और यहाँ पे चलते हैं हम जो आपका लॉगिन पेज है, ठीक है। और लॉगिन पेज में चलते हैं। लॉगिन पेज में चलने के पश्चात, अच्छा ये सर्वर अभी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, हम चलते हैं एक ईमेल आईडी ओपन कर लेते हैं। ईमेल आईडी हम इस प्रकार चलते हैं, कोई भी ईमेल आईडी हम ओपन कर लेते हैं, और ईमेल आईडी ओपन करने के बाद देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ईमेल आईडी मैंने लॉगिन कर लिया यानी कि अथेंटिकेशन सफल हो गया। अब मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं ईमेल सर्च कर सकता हूँ, जो ईमेल आए हैं उनको पढ़ सकता हूँ, आए हुए मेल को किसी अदर फोल्डर में ले जा सकता हूँ, उनको डिलीट कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कंपोज करके ईमेल बना सकता हूं और सामने वाले को भेज भी सकता हूं। इनबॉक्स से आए हुए मेल देख सकता हूं, स्टार्ट या जो भी है आपके कैटेगराइज कर सकता हूं, इंपॉर्टेंट ये सब फोल्डर में, ड्राफ्ट मैसेज है इनको डिलीट करना है, स्पैम इमेज है मतलब स्पैम जो मेल है, सभी चीज़ें यहाँ से इस प्रकार का काम कर सकता हूँ। पर अगर बोला जाए कि क्या आप ये कंपोज बटन हटा सकते हैं, या फिर ये जीमेल का लोगो यहाँ नहीं दिखना चाहिए इधर दिखना चाहिए, हम कर सकते हैं क्या, हम नॉर्मल यूज़र ये नहीं कर सकते। तो हमको क्या मिली है, हमको एक परमिशन मिली है, हमको एक ऑथोराइजेशन है, ठीक है, अधिकार दिया गया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो आप लॉगिन करना, लॉगिन करते समय वेरीफाई हो जाना, इसका मतलब ऑथेंटिकेशन। लॉगिन के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो कहलाता है आपका परमिशन, ठीक है। कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती हैं, तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे कि स्टूडेंट, अगर कोई वेबसाइट है, स्टूडेंट केवल क्या देख सकता है भाई, रिजल्ट देख सकता है यानी कि मार्क्स देख सकता है। जो टीचर होगा उस कॉलेज का यूनिवर्सिटी का, वो मार्क्स को एडिट भी कर सकता है, ठीक है। और जो एडमिन होगा, एडमिन पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकता है, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके मुख्य जो टॉपिक है, जैसे बिंदु टॉपिक पॉइंट्स की बात करें तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है किसमें, ऑथोराइजेशन में। एक्सेस लेबल मिल जाता है ऑथोराइजेशन में। परमिशन की सेटिंग भी आपको ऑथोराइजेशन में मिल जाती है। तो एक्सेस कंट्रोल, यूज़र की प्रिविलेज, लॉगिन के बाद परमिशन देना, सब ऑथोराइजेशन कहलाता है। चलिए अब थर्ड जो पॉइंट है, जो आपका सिक्योरिटी गोल है, वो मिल जाता है नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन का मतलब हो जाता है अस्वीकार ना कर पाना। बोले तो कोई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य वो इनकार नहीं कर सकता यानी कि मना नहीं कर सकता, इसी को क्या बोल देते हैं, नॉन रेपुटेशन। यदि कि आप जो है कुछ डेटा भेज दिए और भेजने के बाद अगर कोई डेटा कुछ गड़बड़ है या कोई भी चीज़ है, तो सामने वाला आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि सामने वाले ने मेरे को भेजा था, तो आप इनकार नहीं कर सकते कि मैंने नहीं भेजा। ये कौन तय करता है, ये तय करता है डिजिटल सिग्नेचर। मतलब नॉन रेपुटेशन किसके अंतर्गत आ जाता है, साइबर
सिक्योरिटी के गोल के अंतर्गत आ जाता है। तो आप बाद में यह नहीं कह सकते कि आपने यह काम नहीं किया है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति ने भेजा यहाँ सामने, तो किसके माध्यम से भेजेगा भाई? डिजिटल सिग्नेचर जो सर्टिफिकेट है उसके माध्यम से वेरीफाई होगा, उसको एनक्रिप्शन किया जाएगा, फिर डिक्रिप्ट किया जाएगा प्राइवेट की के माध्यम से, और उसके बाद ये सामने वाला उसको रिसीव कर लेगा। और हैश फंक्शन यहाँ पे होता है जो कि कोडेड फॉर्म में रखता है किसी भी चीज़ को, तो वो कोड जो है अगर मैसेज में बदलाव है तो कोड में बदलाव हो जाएगा। तो वो बता देता है कि भाई सिंपल सी बात है, आपका जो मैसेज है उसमें छेड़छाड़ की गई, यानी कि इंटीग्रिटी से रिलेटेड वो काम किया जाता है। तो यहाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो डिजिटल सिग्नेचर इसमें मुख्य तरीके हो जाते हैं, ईमेल की लॉग हो जाती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, ऑडिट ट्रायल हो जाता है। ये सब किसके है? ये सब जो है आपके नॉन रेपुटेशन से रिलेटेड है। चलिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप मना नहीं कर सकते, डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट से इनकार नहीं कर सकते, ये सब इसके उदाहरण हैं। कुछ मुख्य चीज़ें देखें तो डिनाइल प्रिवेंशन है, डिजिटल सिग्नेचर है, प्रूफ ऑफ ऑरिजिन है, ये सब नॉन रेपुटेशन से रिलेटेड है। आप तीनों में अंतर देख सकते हैं। मान लीजिए ऑथेंटिकेशन बोले तो पहचान का सत्यापन करना, कौन व्यक्ति है वो सही है कि नहीं। ऑथोराइजेशन अधिकार देना, नॉन रेपुटेशन मतलब इनकार ना कर पाना। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अब बात कर लेते हैं हैकर की। तो हैकर मतलब हैकर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कंप्यूटर या फिर नेटवर्क या वेबसाइट के लूप होल या कमजोरियों को देखते हुए या कमजोरी को पकड़कर उसका गलत उपयोग कर लेना, क्या कहलाता है? हैकर कहलाता है। तो गलत उपयोग नहीं, मतलब ये एक मुख्य रूप से देखा था हैकर बस पूछा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, इन सब की कमजोरियों को ढूंढता है। अब कमजोरियों को ढूंढता है यानी कि वर्नेबिलिटीज़ को ढूंढता है, तो उसके बाद वो करता क्या है? तो वो हैकर के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात कर लेते हैं हैकर के प्रकार। तो हैकर के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला होता है वाइट हैट। बोले तो वाइट मतलब हो जाता है कि अच्छे काम करने वाला, बोले तो इथिकल हैकर, मतलब जो सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम कर लेता है, इथिकल हैकर, बोले तो वाइट हैट हैकर। ब्लैक हैंड की बात करें तो मैलिशियस हैकर है, मतलब एक्सप्लॉइट सिस्टम फॉर गेन, बोले तो ये गलत उपयोग कर लेता है किसी भी सिस्टम की कमियों को ध्यान में रखकर। और एक हो जाता है ग्रे हैट हैकर जो कि एथिकल रूप से यहाँ पे काम नहीं करता, मतलब अनएथिकल रूप से सिस्टम के लूप होल को ढूंढता है और उसका गलत उपयोग नहीं करता, ऐसा मान लो। तो दोनों ही चीज़ इसमें है, अनएथिकल तरीके से क्या कर लेता है, सिस्टम को एक्सेस कर लेगा और उसका गलत उपयोग नहीं करेगा। तो दोनों चीज़ बोले तो वाइट की भी क्वालिटी है और आपको ब्लैक की भी क्वालिटी मिलेगी। दोनों की क्वालिटी जिसमें मिलेगी वो कहलाता है ग्रे हैट हैकर। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वाइट की बात कर लेते हैं। कानूनी तरीके से अनुमति लेकर सिस्टम की सुरक्षा को या सिक्योरिटी को चेक करता है, ये कहलाता है वाइट हैट। बोले तो सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढता है, सुरक्षा को मजबूत करता है, डेटा चोरी को रोकना होता है। इसके अंतर्गत देखें तो इथिकल हैकिंग आ जाती है। बोले तो ये इथिकल हैकर हो जाते हैं, कंपनी से परमिशन लेते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बैंक अपनी वेबसाइट की सुरक्षा के लिए कौन रखता है? इथिकल हैकर को रखता है। तो मुख्य रूप से इथिकल हैकर, सिक्योरिटी को इम्प्रूव कौन करेगा, लीगल हैकिंग कौन करेगा, ये सब वाइट हैट करेगा। फिर बात करते हैं ब्लैक हैट की। जो व्यक्ति का गैर कानूनी तरीके से सिस्टम को हैक करता है वो कहलाता है ब्लैक हैट। बोले तो डेटा की चोरी करने के उद्देश्य से, बैंक में फ्रॉड करने के उद्देश्य से, रैंसमवेयर हमला, नुकसान पहुंचाना, ये सब क्या है? ये सब ब्लैक हैट का काम है। मुख्य रूप से देखा जाए तो इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाती है, यानी कि गैर कानूनी गतिविधियाँ, मालवेयर को बनाना, फाइनेंशियल फ्रॉड करना, किसी का बैंक पासवर्ड चुरा लेना, वेबसाइट को डिफेस कर देना, ये सब किसका काम है? ये सब है ब्लैक हैट का काम। जैसे क्रिमिनल हैकर डेटा चोरी के लिए, रैंसमवेयर अटैक, ये सब ब्लैक हैट करता है। अब बात करते हैं ग्रे हैट की। तो बिना अनुमति के सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढ लेता है, ये तो ठीक है। आपने एक मूवी देखा होगा कीड़म, कीड़म या कीड़ा करके जो एक मूवी आई थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आप चलेंगे यूट्यूब में और आपको देखना है, ये देखिए कीड़म जो मूवी आई थी 2022 में, ये आप देख लेना, ठीक है। देखिए कीड़म, तो इस मूवी को आप देखोगे तो आपको पता चल पाएगा कि भाई अनऑथराइज तरीके से उसका एक्सेस कर लिया जाता है, पर उसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। तो ये किसकी श्रेणी में जाता है? ये आ जाता है ग्रे हेड की श्रेणी में, ठीक है। ये परमिशन नहीं लेते हैं, कभी कभी कानून का उल्लंघन भी करते हैं, परंतु नुकसान पहुंचाना इनका उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है ग्रे हेड। दोनों की क्वालिटी बोले तो ब्लैक और वाइट दोनों की क्वालिटी होती है, इसलिए इन्हें बोल देती है ग्रे हेड हैकर। किसी वेबसाइट की कमजोरी को ढूंढकर कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना, ये पुलिस की मदद की जाती है इस मूवी में। तो बिना अनुमति के जांच कर ली जाती है, परमिशन बिना टेस्टिंग के, ग्रे हैट। एथिकल और क्रिमिनल के बीच में कौन भाई? तो ग्रे हैट है। सेमी लीगल मतलब आधा कानूनी रूप से कौन काम करता है? ग्रे हैट करता है। तो तीनों में आप अंतर देख लेना। जैसे वाइट हैट की बात करें तो कानूनी तौर पे, ब्लैक हैट गैर कानूनी, ग्रे हैट दोनों का मिश्रण, बोले तो आंशिक रूप से या संदिग्ध रूप से, ठीक है। चलिए आगे देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 जिसके अंतर्गत आ जाता है साइबर थ्रेट्स एंड मालवेयर।
तो साइबर थ्रेट्स होती क्या है? साइबर थ्रेट्स मतलब हो जाता है कुछ संभावित खतरे, यानी कि जो भविष्य में हो सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा को नुकसान पहुंचाने में कारगर हो सकते हैं। तो ये खतरे मुख्य रूप से हैकर्स हो सकते हैं, साइबर क्रिमिनल्स हो सकते हैं, या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें मालवेयर बोलते हैं। इन माध्यमों से होते हैं, इन्हीं को साइबर थ्रेट्स बोल देते हैं, जिनसे भविष्य में खतरा हो सकता है नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम या डेटा को। साइबर थ्रेट्स का उद्देश्य क्या हो जाता है? डेटा की चोरी, सिस्टम का नुकसान पहुंचाना, फाइनेंशियल फ्रॉड, जैसे आज की डेट में ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी चल रहा है भाई। सिंपल सी बात है, जैसे आप ओटीपी वगैरह में काफ़ी खेलते हो, तो ओटीपी आप संभल कर किसी को दिया करिए, नहीं तो फाइनेंशियल फ्रॉड होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। या ऑनलाइन सर्विस को यहाँ पर बाधित कर देना, किसका है? साइबर थ्रेट का प्रकार है। आमतौर पर देखें तो साइबर थ्रेट में फिशिंग आ जाता है। फिशिंग बोले तो एक प्रकार से फर्जी लिंक के माध्यम से जानकारी चुरा लेना। रैनसमवेयर, डेटा को लॉक कर देना या कंप्यूटर को लॉक कर देना। वायरस हो जाता है, कंप्यूटर में डेटा या फाइल को इन्फेक्ट कर देना। डीओएस या डीडीओएस बोले तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, या डिनायल ऑफ सर्विस हो जाता है जो अटैक होता है साइबर थ्रेट के अंतर्गत। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि पहचान की चोरी, आईपी स्पूफिंग हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ें। तो आज की डेट में अगर देखें तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती है, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स या फिर बैंकिंग की बात करें तो इस कारण साइबर थ्रेट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि आपको ध्यान देना होगा कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, एंटीवायरस का उपयोग करते रहना है, एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करते रहना है, फायरवॉल को आपको जो है ऑन करके रखना है, जो कि डेटा की मॉनिटरिंग करता है या फिर जो पैकेट है उसकी फॉरवर्डिंग को ध्यान में रखता है। और सिक्योरिटी की जानकारी आपको पता होना चाहिए, यानी कि जागरूकता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है बचाने का काम करेगी साइबर थ्रेट से। दूसरी टॉपिक है, आपको देखने मिल जाएगी इसी में मालवेयर। मालवेयर मतलब हो जाता है सीधे सीधे एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कि दूषित होता है, मैलिशियस होता है। मैलिशियस मतलब इसका उपयोग कंप्यूटर या कंप्यूटर में उपलब्ध डेटा या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, मालवेयर कहलाता है। तो हानिकारक या नुकसानदायक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर, नेटवर्क या मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने या सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, किसी दूसरे के कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। तो मालवेयर बिना परमिशन के सिस्टम में क्या कर देता है? घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, और जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि गोपनीय जानकारी होती है, जैसे कि पासवर्ड हो सकता है, बैंक डिटेल हो सकती है, पर्सनल डेटा होता है, इन सबको वो चुरा लेता है। और इसके कुछ सामान्य प्रकार की बात करें, जैसे मान लीजिए वायरस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे वायरस यहाँ देखिए, रैनसमवेयर है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है, बॉटनेट भी हो सकते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल पीसी के माध्यम से किसी सर्वर को नुकसान पहुंचाना या ट्रैफिक को भर देना एक प्रकार से। तो बॉम्ब्स है, वायरस है, ट्रोजन है, रैनसमवेयर है, स्पाईवेयर है। मालवेयर अक्सर ईमेल अटैचमेंट के साथ आते हैं, फर्जी लिंक के माध्यम से भी आ सकते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो बिना लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं, इन्फेक्टेड यूएसबी के माध्यम से भी वायरस आ जाते हैं। तो इन सब के माध्यम से वायरस फैलने का खतरा रहता है, और इसके बचाव के लिए हमको उपयोग करना होता है एंटीवायरस, फायरवॉल और रेगुलर अपडेट्स। जैसे मान लीजिए मैं एंटीवायरस की बात करूं, तो एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में सिक्योरिटी सिस्टम के नाम से है। सिक्योरिटी बोले तो यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी, और यहाँ आप जाओगे तो यहाँ देखने को मिलेगा वायरस एंड थ्रेट, क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ पे आप रियल टाइम प्रोटेक्शन देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे रियल टाइम प्रोटेक्शन, दे ड्राइव प्रोटेक्शन है, क्लाउड डिलीवर्ड है, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन है, देखिए टेम्पर प्रोटेक्शन है, कंट्रोल फोल्डर एक्सेस, ये सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन मिलता है आपको कहाँ पे? वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। आप सीधे स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैन ऑप्शन में जाकर आप फुल स्कैन, कस्टम स्कैन, डिफेंडर ऑफलाइन चलाना हो तो ये सारे काम कर सकते हैं किसमें? आप वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में। तो सीधे मैं यहाँ पे स्कैन कर देता हूँ, स्कैन कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए पूरा सिस्टम स्कैन हो जाएगा, और आपके कंप्यूटर में कोई भी थ्रेट होगा तो ये चेक करके यहाँ पे बता देगा। हालांकि इतना स्कैन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल है ये विंडोज़ रियल टाइम आपके कंप्यूटर में, वो ऑटोमेटिक कुछ भी चीज़ें उसको पता चलती तुरंत बिना कुछ कहे निकाल कर दे देता है, ठीक है। देखिए 91 फाइल स्कैन हो चुकी है, परंतु यहाँ पे थ्रेट यानी कि खतरे कुछ भी नहीं है, जीरो थ्रेट, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। समय समय पे इसको अपडेट भी करता रहे, मान लीजिए प्रोटेक्शन अपडेट बोले तो चेक फॉर अपडेट कर दो, तो ये अपडेट है। हालांकि देखिए ये पिछले डे यहाँ पे चेक हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन क्रिएटेड, कब क्रिएट हुआ भाई ये देख सकते हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस वर्जन भी देख सकते हैं 1.445 .243.0, इस प्रकार से ये वर्जन भी है। तो ये अपडेट भी आते रहते हैं पेज वगैरह, तो इनको आप अपडेट करते रहो, तो उससे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे चल के। इसके अलावा वर्जन अपडेट बोले तो विंडोज़ या एंड्रॉयड या कोई भी चीज़ आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको सीधे जाना है और स्टार्ट बटन में जाकर अपडेट लिखना है। अपडेट लिखोगे, देखिए यहाँ पे अप टू डेट आ रहा है, परंतु फिर भी आप क्या करो, यहाँ पे अप टू डेट या चेक फॉर अपडेट कर दो। तो जो भी अपडेट
अपडेट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, लिस्टेड हो जाएंगे और आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ ऑप्शनल अपडेट भी होते हैं, जैसे आप जाओगे एडवांस में, तो एडवांस में जाओगे, ऑप्शनल अपडेट अभी क्या है 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी अप टू डेट है, मतलब मेरा सिस्टम कंप्लीट रूप से अपडेट है। तो देखिए एक अपडेट आया है 26 मतलब 2026-02 प्रीव्यू अपडेट आया है। तो ये अपडेट आया, देखिए ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगा, तो इसको हो जाने दो। ठीक है, चलिए ये भी अपडेट हो गया, देखिए अपडेट सक्सेसफुल। तो इस प्रकार से आपको एंटीवायरस और फायरवॉल की बात कर लेता हूं मैं। तो विंडोज़ फायरवॉल या विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल होती है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए फायरवॉल जो अब स्टेट है वो कैसी है, अभी ऑन है। तो आपको देखने को मिल जाएगा ऑन, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन सेटिंग है, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन ऑफ, इस प्रकार से देखिए, ये देखिए अभी टर्न ऑन है, मतलब ऑन है। और उसके बाद है ब्लॉक ऑल इनकमिंग कनेक्शन इंक्लूडिंग दोज इन द लिस्ट ऑफ अलाउ एप्स। ठीक है, तो सभी इनकमिंग जो कॉल है या इनकमिंग जो भी कनेक्शन है आ रहा है, इनकमिंग कनेक्शन मतलब इंटरनेट के माध्यम से, उसको ब्लॉक कर देना, तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। नोटिफाई मी व्हेन विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ब्लॉक आ न्यू ऐप, तो इस प्रकार से नोटिफाई करने का ऑप्शन है। टर्न ऑफ कर सकते हैं आप इसको, फायरवॉल को टर्न ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग जो भी कम्युनिकेशन का आ रहा है या सिग्नल आ रहा है उनको वो मॉनिटर नहीं करेगा। ऐसे ही है टर्न ऑन विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल पब्लिक नेटवर्क के लिए, ये प्राइवेट के लिए हो जाता है और ये पब्लिक के लिए, तो इसमें भी वही सेटिंग है। और दोनों के लिए टर्न ऑफ करना, तो देखिए यहाँ पे टर्न ऑफ विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, ठीक है, परंतु ये रिकमेंडेड नहीं है। देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या ऑप्शन, नॉट रिकमेंडेड, तो इसको आपको नहीं करना है, ऑन रहने दिए करें। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है, चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग उसी में आ जाता है। देखिए इस प्रकार से रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करोगे तो जो भी डिफ़ॉल्टर मतलब जो आपका फायरवॉल है, डिफेंडर है, वो जैसा सिस्टम में इंस्टॉल हुआ था वैसा आ जाएगा, आपकी सारी सेटिंग निपट जाएगी वहाँ पे। एडवांस सेटिंग में जाओगे तो आप देखोगे जो इनबाउंड आउटबाउंड कंट्रोल है, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग जो कनेक्शन है उनको ये एक प्रकार से बंद कर सकता है या फिर ओपन कर सकता है। तो ये हो जाता है विंडोज़ का डिफेंडर, बोले तो फायरवॉल आप देख सकते हैं। रेगुलर अपडेट हमने देख लिए, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मालवेयर से लड़ने में हमारी हेल्प करेंगे। जैसे बॉम्ब्स की बात करें, बॉम्ब्स जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और इसके लिए ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि बिना होस्ट के ये काम कर लेता है। फाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नेटवर्क में खुद ब खुद रेप्लिकेट होता है और यहाँ पे नेटवर्क के जो एक प्रकार से रूट है उसको भर देता है। तो यहाँ पे बॉम्ब्स एक ऐसा मालवेयर है जो खुद को कॉपी करता है, बिना किसी मानव एक्शन के नेटवर्क के माध्यम से तेज़ी से फैल जाता है और इसको चलाने के लिए फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद रखना। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, नेटवर्क के माध्यम से फैलना, ऑटोमेटिक प्रोपेगेशन यानी कि अपने आप फैलना, सिस्टम की धीमी स्पीड कर देना और नेटवर्क ट्रैफिक को बढ़ा देना, इसका मुख्य काम हो जाता है। कैसे फैलता है भाई, नेटवर्क की वर्नेबिलिटी का फ़ायदा बोले तो जो नेटवर्क की कमियां होती है, लूप होल्स होते हैं, उनका फ़ायदा उठाता है। ईमेल अटैचमेंट के जरिए फैल जाता है, शेयर्ड नेटवर्क ड्राइव हो जाती है उसमें भी फैलता है, और अनपेज सॉफ्टवेयर यानी कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी ये फैल जाता है। तो आप अंतर देख सकते हैं बॉम्ब्स और वायरस। तो ये तो बहुत आएगा, बॉम्ब्स मतलब खुद फैलता है, वायरस मतलब फाइल के साथ अटैच होकर फैलता है। ह्यूमन एक्शन जरूरी नहीं है बॉम्ब्स में और वायरस में ज़रूरी है। स्पीड बॉम्ब की तेज़ होती है, वायरस की कम होती है इसकी अपेक्षा। तो फाइल मतलब सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है कौन, बॉम्ब्स, और अटैच हो जाता है फाइल के साथ में कौन फैलता है भाई, वायरस फैलता है। नेटवर्क स्लो कर देगा बॉम्ब्स, सिस्टम को क्रैश कर देगा, डेटा करप्शन देखने को मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक देखने को मिल जाता है मल्टीपल सिस्टम के माध्यम से। यहाँ पे मुख्य रूप से देखा जाए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, बिना यूज़र एक्शन, नेटवर्क कंजेक्शन, या फिर आप देखोगे फास्टेस्ट स्प्रेडिंग मालवेयर, तो बोले तो सबका आंसर बॉम्ब हो जाएगा। चलिए आगे देखें, बॉम्ब्स का पूरा नाम अगर देखें तो विदाउट यूज़र एक्शन, ओवर नेटवर्क स्प्रेड, रैपिड रेप्लिकेटिंग या रेप्लिकेशन और मैसिव ट्रैफिक, इनका मतलब हो जाता है बॉम्ब्स। चलिए अब नेक्स्ट जो मिल जाता है वो मिल जाता है आपके पास में रैनसमवेयर। तो भाई सिंपल सी बात है, रैनसमवेयर का मतलब क्या हो जाता है, रैनसमवेयर जो है आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा या आपके डेटा को क्या कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा, और उसके बदले में क्या देगा, एक की देगा जो कि डिक्रिप्ट करेगी, और डिक्रिप्ट करेगी उसके बदले में आपको पैसा मांगेगा। तो रैनसमवेयर, रैंसम का मतलब फिरौती यानी कि पैसा, और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर को या कंप्यूटर में उपलब्ध डेटा को क्या कर देता है, लॉक कर देता है या कोड में बदल देता है, और उसके बदले में वो की देगा। तो की देगा तो उसके बदले में पैसे भी लेगा, यानी कि डेटा को लॉक कर देता है, अनलॉक करने के लिए पैसे या फिरौती मांगता है। तो पे मनी टू गेट योर डेटा बैक, अपने डेटा को बैक चाहते हो तो मनी पे करो, इस प्रकार से रैंसम मांगते रहता है।
तो यूज़र किसी मैलिशियस लिंक या ईमेल अटैचमेंट पर क्लिक करता है तब ये काम होता है। उदाहरण के लिए हम ईमेल में चलते हैं और यहाँ देखिए आपके पास में मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना कर रखा हूँ स्पैम फोल्डर। तो स्पैम में आप जाओगे तो जो भी मेल आते हैं वो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्लिक करा मैंने तो देखिए इस प्रकार से आया, देखिए 5,60,000 पेंग्यू जो भी है। अब इसको आप जो है देखिए एलोकेशन, व्यू एलोकेशन डिटेल या कुछ भी चीज़ ऐसी कि अनावश्यक चीज़ों को आप क्लिक करोगे तो सिंपल सी बात है, आपका जो भी चीज़ें है, जानकारी है, कुछ भी चीज़ें आपकी यहाँ पे फिशिंग के माध्यम से, स्पाईवेयर के माध्यम से चोरी होने का खतरा है। तो ये इन ऐसी चीज़ों का है या ईमेल अटैचमेंट पर क्लिक नहीं करना है। मालवेयर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, सभी इंपॉर्टेंट फाइलें एनक्रिप्ट कर देता है। स्क्रीन पर पेमेंट डिमांड का ऑप्शन आ जाता है ऐसे इस प्रकार लॉक, और एनक्रिप्ट को मतलब डिक्रिप्ट करोगे तो भाई सिंपल सी बात पैसे देना होगा। बोले तो एनक्रिप्शन क्या है, प्लेन टेक्स्ट को कोडेड फॉर्म बोले तो सिफर टेक्स्ट में बदल देना एनक्रिप्शन कहलाता है। जैसे मार्कशीट डॉट docx को अनरीडेबल बना देना क्या कहलाता है, एनक्रिप्शन। और इसी को वापस खोलना है तो की लगेगी तो पैसा भी लगेगा। तो ये जो रैंसमवेयर है लॉकर रैंसमवेयर हो जाता है, जो पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी कि आप जो है कंप्यूटर को उपयोग नहीं कर सकते। परंतु कंप्यूटर को उपयोग कर सकते हैं और अंदर फाइलों को उपयोग नहीं कर सकते, बोले तो क्रिप्टो रैंसमवेयर कहलाता है। तो क्रिप्टो रैंसमवेयर और लॉकर रैंसमवेयर दोनों याद रखना है। तो रैंसमवेयर फैलने के तरीके क्या है, फिशिंग ईमेल होता है जैसे अभी मैंने दिखाया, फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, इन्फेक्टेड वेबसाइट का यूज़ करना, यूएसबी डिवाइस का उपयोग करना, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, रैंसमवेयर के अंतर्गत फैलने वाले तरीके में आ जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम रैंसमवेयर के कुछ प्रभाव, जैसे डेटा लॉस हो जाना, फाइनेंशियल लॉस, बिजनेस का शटडाउन हो जाना, जो आपका रेपुटेशन है वो डैमेज हो जाना। बचाव के लिए कुछ उपाय देख लो, तो रेगुलर बैकअप लेते जाओ डेटा का, ताकि वो क्रिप्टो कर दे डेटा को तो आप उसे वापस से रिस्टोर कर सकें। एंटीवायरस अपडेट करो जैसे कि अभी दिखाया था। सस्पिशियस ईमेल नहीं खोलना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना जिसमें अल्फ़ाबेट भी आ जाए A to Z, स्मॉल वाली भी आ जाए A to Z, और 0 से 9 अंक भी आ जाए, कुछ स्पेशल सिम्बॉल भी आ जाए, जैसे आप देखिए इस प्रकार से रख सकते हैं मिक्स रूप से। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लिख कर रखा करिए कॉपी में कहीं पर भी। ठीक है, और अब जो है मोबाइल में पासवर्ड नहीं रखना है, उससे क्या होता है मोबाइल अगर हैक हुआ तो आपका पूरा का पूरा जानकारी हैक हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट रखना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद है बॉम्ब्स, वायरस, रैंसमवेयर में अंतर देख लो। बॉम्ब्स और वायरस तो हमने पहले भी देखे हैं। बॉम्ब्स खुद फैलता है और वायरस फाइल के साथ अटैच होता है, और रैंसमवेयर डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। तो डेटा एनक्रिप्ट कर देना, डिक्रिप्शन की देखने को मिल जाती है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पेमेंट मिल जाती है, यानी कि बिटकॉइन मिल जाती है, और डेटा होस्टेज अटैक मिल जाता है। ये सभी चीज़ें आपके रैंसमवेयर से रिलेटेड है। तो एनक्रिप्ट प्लस मनी डिमांड बोले तो रैंसमवेयर। अब दूसरा जो मिल जाता है वो मिल जाता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मतलब एक प्रकार से है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि भरोसेमंद के रूप में दिखता है, यानी कि यूज़र को लगता है कि भरोसेमंद है, परंतु वो भरोसेमंद नहीं होता है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं एक प्रकार से ट्रोजन हॉर्स। तो यहाँ देखिए ट्रोजन हॉर्स मतलब खुद को सही बोले तो लेजिटिमेट, यानी कि यूज़र को भरोसा दिलाता है, और भरोसा दिलाकर बाद में सिस्टम में घुस जाता है और बाद में उसको धोखा दे देता है। ठीक है, तो नुकसान पहुंचाना, धोखा देना, ये सभी चीज़ें आ जाती है ट्रोजन हॉर्स से रिलेटेड, यानी कि खुद नहीं फैलता बल्कि यूज़र के भरोसे का फ़ायदा उठाता है। ठीक है, तो आप किसी पर भी भरोसा नहीं करना वर्तमान में, नहीं तो आपके भरोसे का फ़ायदा उठाएगा मतलब वो भी ट्रोजन हॉर्स बन जाएगा। आज की डेट में बहुत ट्रोजन हॉर्स देखने को मिल जाते हैं आसपास। तो ट्रोजन हॉर्स मुख्य रूप से देखा जाए तो ट्रोजन वार से लिया गया है इसका नाम, जहां दुश्मन जो है सैनिक घोड़े के अंदर छिपकर शहर में घुस गए थे, जो आपका सिंपल है। और यहाँ पे देखिए उसी में जो है मतलब उसी तरह यहाँ पे ट्रोजन भी क्या होता है, बाहर से सही दिखता है पर अंदर जाकर ये नुकसान कर देता है, तो इसलिए ट्रोजन वॉर से इसका नाम ट्रोजन हॉर्स लिया गया है। फिर उसके बाद ट्रोजन की मुख्य विशेषता डिस्गाइज प्रोग्राम होता है, नकली सॉफ्टवेयर जैसे दिखना, मतलब यहाँ पे यूज़र द्वारा इंस्टॉल होना, बैकडोर बनाना। उसके बाद है डेटा चोरी, रिमोट एक्सेस देना, सामने वाला जिसने ट्रोजन हॉर्स बनाया है वो व्यक्ति आपके कंप्यूटर को जो है रिमोट एक्सेस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जिसके माध्यम से आप जो है देख सकते हैं। फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड ये इससे फैलता है, क्रैक सॉफ्टवेयर से फैलता है, ईमेल अटैचमेंट्स है, गेमिंग ऐप है, फेक अपडेट है इससे। तो क्या करता है ये, मुख्य रूप से ये जो है आपका पासवर्ड की चोरी कर लेता है, बैंक डिटेल की चोरी, सिस्टम कंट्रोल को हैकर को दे देना। उसके बाद है स्पाई एक्टिविटीज़, यानी कि जासूसी करना, की लॉगिंग करना, जितना भी आप की प्रेस करते हो अपने कंप्यूटर में तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए आप बैंकिंग से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं तो इनकॉग्निटिव विंडो ओपन करना होता है। देखिए यहाँ पे इनकॉग्निटिव विंडो, और मुख्य रूप से आप जाते हैं कहाँ पे, मुख्य रूप से आप जो है यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद मैं इसमें चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के हम जो है मान लीजिए SBI लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, SBI लॉगिन और SBI पर्सनल बैंकिंग इस प्रकार से लॉगिन कर लेते हैं, कंटिन्यू टू लॉगिन। और यहाँ जाओगे तो यहाँ देखिए आपको जो है यहाँ आपको टाइप करने को मिलेगा, पर टाइप करोगे आप किससे, कीबोर्ड से, तो की लॉगिंग से क्या हो जाएगा दिक्कत, तो यहाँ पे इनेबल वर्चुअल कीबोर्ड हो जाती है। तो आप यहाँ जाओ और यहाँ इससे टाइप किया करो। जैसे मान लीजिए देखिए इस प्रकार से आपने टाइप करे तो देखिए यूज़र नेम टाइप हो गया और नीचे पासवर्ड भी टाइप करोगे तो ये चीज़ें आपकी जो है लॉक रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड बनाया गया है। तो ध्यान रखिए कोई भी चीज़ें आपको हाई सिक्योरिटी वाली चीज़ें करना है तो आप वर्चुअल कीबोर्ड के माध्यम से ही करें। पता चल रहा है सामने वाले ने की लॉगिंग इंस्टॉल कर दी आपके कंप्यूटर में और आपने इस प्रकार पासवर्ड डाले, वो सामने वाला उसको निकाल लेगा की लॉगिंग के माध्यम से। तो की लॉगर भी एक प्रकार का क्या है, स्पाई का काम कर ले रहा है, जासूस का काम कर ले रहा है। ठीक है, तो की लॉगिंग भी एक प्रकार का क्या है, जो आपका ट्रोजन है, ट्रोजन या स्पाई बोल सकते हैं। तो वायरस बॉम्ब और ट्रोजन में अंतर, तो वायरस बॉम्ब हमने पहले भी देख लिया, ट्रोजन मतलब भरोसे का फायदा उठाकर सॉफ्टवेयर बनकर घुस जाना सिस्टम में, यूज़र को धोखा देना, तो ये कहलाता है आपका ट्रोजन। यानी डिस्गाइज मालवेयर या फिर नकली सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं। सेल्फ स्प्रेड, खुद से फैलता है, फाइल के साथ अटैच होता है, तो ये वायरस है। सेल्फ स्प्रेड बोले तो वॉर्म्स, और फाइल के साथ अटैच मतलब वायरस, और डिस्गाइज नकली सॉफ्टवेयर के रूप में आ जाना बोले तो ट्रोजन हो जाता है। ट्रोजन के प्रकार बैकडोर ट्रोजन हो जाता है, बैंकिंग ट्रोजन हो जाता है, स्पाई ट्रोजन, उसके बाद आपका डाउनलोडर ट्रोजन हो जाता है। बचाव के लिए उपचार देख लीजिए, उपाय देख लीजिए, तो ऑफिशियल वेबसाइट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। जैसे उदाहरण के लिए आपको फोटोशॉप डाउनलोड करना है तो फोटोशॉप को जाना है कहाँ पे, एडोब की साइड में जाना है। यहाँ क्रिएटिव क्लाउड नाम से इसका पूरा पैकेज है। तो यहाँ जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन, या फिर बिजनेस के लिए या फिर जो भी है, देखिए क्रिएटिव डिज़ाइन में जाओ और यहाँ पे जाना फोटोशॉप में, या जो भी चीज़ें, मान लीजिए प्रीमियर में जाना है, प्रीमियर में जाओ और प्रीमियर में देखिए आपको मिल जाता है 599 पर मंथ GST के साथ में। तो यहाँ पे आपको बाय नाउ या फ्री ट्रायल कर लेना। फ्री ट्रायल करोगे तो आप उसको 7 दिन के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे 599 के हिसाब से दे सकते हैं, यानी कि 600 रुपये महीना। और अगर एनुअल प्रीपेड करना चाहते हैं तो 6899 आ जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं हम, ठीक, एनुअल के रूप से यहाँ पे। और मंथली अगर लेना तो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। कैंसिल कर सकते हैं कभी भी जब आप उसको मतलब ट्रायल में लेना चाहते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं कटवाना चाहते तो। इसके अलावा क्रैक्ड सॉफ्टवेयर नहीं चलाना है, एंटीवायरस का उपयोग कर लेना है, एंटीवायरस रखना है। उसके बाद ईमेल अटैचमेंट सोच समझ कर खोलना है, जो हमने पहले भी देखे। फायरवॉल इनेबल रख देना है। मुख्य रूप से देखा जाए तो लेजिटिमेट यानी भरोसेमंद सॉफ्टवेयर, यूज़र एक्शन से इंस्टॉल होता है, बैकडोर अटैक करता है, फेक सॉफ्टवेयर अटैक करता है, ये सब ट्रोजन करता है। चलिए नेक्स्ट देखें, वायरस बोले तो ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर या जो भी है जो आपके कंप्यूटर में या कंप्यूटर में उपलब्ध फाइल या कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, वो कहलाता है वायरस। तो वायरस मुख्य रूप से एक मालवेयर का प्रकार है जो किसी फाइल के साथ जुड़ जाता है और यूज़र एक्शन के द्वारा वो एग्जीक्यूट होता है और बाकी अन्य फाइलों को भी इन्फेक्ट या संक्रमित कर देता है। ये सब कहलाते हैं आपके वायरस से रिलेटेड चीज़ें। मुख्य रूप से होस्ट फाइल की आवश्यकता होती है, यानी किसी फाइल के साथ अटैच होना तो होस्ट की जरूरत पड़ती है, जबकि बॉम्ब्स को नहीं पड़ती थी। यूज़र एक्शन से सक्रिय हो जाता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी कि सीमित रूप से होता है, बॉम्ब्स के जैसे नहीं होता। सिस्टम को स्लो करना इसका टारगेट हो जाता है। डेटा डैमेज, डुप्लीकेट फोल्डर देखेंगे, फोल्डर ऑटोमेटिक बनेंगे, फाइल ओपन नहीं होगी या फाइल जो अपने आप ओपन होगी, सारी चीज़ें वायरस के लक्षण हैं। तो ये कैसे फैलेगा, इन्फेक्टेड यूएसबी से फैलेगा, ईमेल अटैचमेंट्स है। इसके बाद आप देखोगे पायरेटेड सॉफ्टवेयर की बात करें, फाइल शेयरिंग की बात कर सकते हैं, इन्फेक्टेड डाउनलोड है। तो यहाँ कुछ प्रकार है जैसे पॉलीमॉर्फिक वायरस, ब्राउज़र हाईजेकर, मल्टी पैरिटीज वायरस हो जाते हैं, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस है, बूट सेक्टर है, नेटवर्क वायरस है, फाइल इन्फेक्टर है, मैक्रो वायरस है, ओवरराइड वायरस है। तो पहला देखते हैं बूट सेक्टर। बूट सेक्टर मतलब जो कि बूटिंग के लिए उपयोग होने वाली जो डिवाइस होती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, यूएसबी हो सकती है या कोई भी हो सकती है, तो उनके बूट सेक्टर को ये प्रभावित कर देता है, जिससे कि सिस्टम स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो सिस्टम स्टार्ट होता है उस समय देखने को मिल जाता है और ज़्यादातर ये पुराने डॉस सिस्टम में देखने को मिलता था। फिर आ जाता है फाइल या प्रोग्राम वायरस, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाती है, .com या .exe इससे जुड़ जाता है और जैसी फाइल रन होती है तो वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करते रहता है। मैक्रो बोले तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जितनी भी फाइल है उनके साथ में ये डॉक्यूमेंट फाइल में जुड़ जाता है और जैसे मैक्रो रन होता है तो उससे ये फैलता है, यानी कि ईमेल अटैचमेंट से तेज़ी से फैल जाता है। मल्टीपैरिटी वायरस बोले तो यहाँ पे आप देखोगे मतलब मल्टी पार्टीज एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे आपको बूट सेक्टर या जो फाइल है दोनों के साथ संक्रमित हो जाता है और रिमूव करना कठिन हो जाता है।
पॉलीमॉर्फिक मतलब अपना कोड हर बार बदल लेना, अपना चेहरा बदलते रहना पॉलीमॉर्फिक कहलाता है। और एंटीवायरस को डिटेक्ट करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है इस वायरस को। स्टेल्थ मतलब चोरी, छुपकर सिस्टम इंस्टॉल हो जाना और एंटीवायरस से खुद को छुपा लेना। फिर रेजिडेंस वायरस हो जाता है, जो मेमोरी रैम में हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और अन्य फाइलों को भी संक्रमित कर देता है। डायरेक्ट एक्शन वायरस की बात करें तो फाइल रन होने पर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, काम पूरा होते ही निष्क्रिय हो जाता है। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है डायरेक्ट एक्शन वायरस से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वायरस के कुछ प्रकार देखे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी एग्जाम के लिए कुछ वायरस के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे वायरस हमेशा होस्ट फाइल से अटैच होता है, बिल्कुल सही। बूट सेक्टर वायरस सिस्टम स्टार्ट को प्रभावित करता है, ये भी सही है। मैक्रो वायरस डॉक्यूमेंट फाइल से फैलता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिक कोड बदलते रहता है। कुछ प्रभाव जैसे फाइल को करप्ट कर देना वायरस का प्रभाव है, डेटा डिलीट हो जाना, सिस्टम क्रैश हो जाना, परफॉर्मेंस स्लो हो जाना, ये सब वायरस के प्रभाव है। तो तीनों चारों में अंतर देख लेना। वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन हमने देख लिए, रैंसमवेयर भी देख लिए, ठीक है। वायरस जो है फाइल के साथ अटैच होकर फैलता है, बाकी बॉम्ब खुद ब खुद फैल जाता है नेटवर्क में। ट्रोजन आपका जो है लेजिटिमेट भरोसा जीतता है और रैंसमवेयर एनक्रिप्ट करने का काम कर लेता है। फाइल के साथ अटैच होना, एग्जीक्यूशन पर सक्रिय होना, उसके बाद आपका बूट सेक्टर को प्रभावित करना, डॉक्यूमेंट में मैक्रो के साथ चलना, बोले तो सब ये वायरस होते हैं। बोले तो बूट सेक्टर बोले तो बूटिंग को प्रभावित करेगा, मैक्रो बोले तो डॉक्यूमेंट के साथ, और बाकी में वायरस आप देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेटवर्क अटैक की। नेटवर्क अटैक क्या होता है भाई? नेटवर्क अटैक वे हमले होते हैं जिनमें अटैकर्स, जो नुकसान पहुंचाने वाले, वो क्या करते हैं, नेटवर्क को, सर्वर को, कनेक्टेड डिवाइस को टारगेट करके डेटा चोरी करते हैं, सर्विस को डिस्टर्ब कर देते हैं यानी कि बंद कर देते हैं, या फिर अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये सारे हमले जो होते हैं वो नेटवर्क के अटैक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आप देखोगे डेटा की चोरी हो जाती है, ठीक है। जैसे नेटवर्क अटैक में देखिए यहाँ पे आप देखोगे पब्लिक वेब सर्वर सबको अटैक कर दिए, ठीक है। डेटा चोरी हो जाती है, सिस्टम को डैमेज करना इसका उद्देश्य हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रॉड है, या फिर जो आपकी एक प्रकार से पैसे धेले से लेकर गतिविधि है उन पर फ्रॉड देखने को मिल जाता है। वेबसाइट क्रैश, ये सारे जो है आपके नेटवर्क के अटैक कहलाते हैं। इसमें आपको पहला जो अटैक है वो देखने को मिल जाता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या हो जाता है, एक साइबर हमला हो जाता है जो कि फेक ईमेल या फेक वेबसाइट या फेक जो आपकी लिंक है उसके माध्यम से ये काम करते हैं। जैसे नकली ईमेल आ गया, नकली मैसेज आ गया, नकली वेबसाइट आ गई, तो उसके माध्यम से हमारे डेटा को चुरा लेंगे। तो मैं दिखाता हूँ एक चीज़ आपको, जैसे उदाहरण के लिए फेसबुक है, तो फेसबुक सबको पता है, या इंस्टाग्राम सबको पता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे उदाहरण के लिए, यहाँ देखिए फेसबुक में चलते हैं और फेसबुक में चले तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड आ रहा है। अब ये फेसबुक तो आपको पता है, आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड भी याद है, और हम सिंपल ऐसे याद रख लेते हैं। उदाहरण के लिए हमने इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पे चलें और यहाँ चल के हम जो है कोई भी मान लीजिए हमने लिख दिया CWA, कुछ भी लिख देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख देते हैं हम कुछ भी, हमने एग्जांपल लिखे और हमने इस प्रकार से ये ईमेल आईडी लिख दिए। ईमेल आईडी लिख दिए तो यहाँ पासवर्ड भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, पासवर्ड लिखना पड़ेगा। मान लीजिए पासवर्ड आ गया ऑटोमेटिक, तो ये आईडी और पासवर्ड हमने एंटर करे, पर ये जो वैलिड साइट है, ठीक है, तो खुल जाएगा। परंतु यहाँ पे इसी के जैसे दिखने वाली एक वेबसाइट बना दिया गया, किसके द्वारा, अटैकर्स के द्वारा। और अटैकर्स ने वेबसाइट में थोड़ा सा यूआरएल में चेंजेस कर दिया। उदाहरण के लिए फेसबुक में डबल ओ की जगह ट्रिपल ओ लगा दिया। ट्रिपल ओ लगा दिया तो क्या हो गया, ये ओरिजिनल फेसबुक नहीं है। आपने जैसे एंटर करा तो ये वाली जानकारी कहाँ चले जाएगी, इस अटैकर के पास चली जाएगी और वो ओरिजिनल फेसबुक में जाएगा और ये जानकारी से आपके डेटा को लॉगिन करेगा, जो भी आपकी आईडी होगी, और उससे गलत उपयोग उसका कर लेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने मिल जाती है फिशिंग के अंतर्गत। यूज़र के पासवर्ड और ओटीपी, बैंक डिटेल सबको चुराया जाता है, गोपनीय जानकारी। और हैकर एक प्रकार से विश्वास का फ़ायदा उठाता है। मतलब उदाहरण के लिए आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, परंतु फेक ईमेल आईडी, फेक लिंक या फेक वेबसाइट के माध्यम से जो डेटा है वो सामने वाले के पास चला जाता है। तो ये कहलाता है फिशिंग। फिशिंग कैसे काम करेगा, नकली ईमेल, एसएमएस, वेबसाइट के माध्यम से आपकी जितनी भी सोशल मीडिया है, सरकारी संस्था का नाम होता है उसमें, उसके साथ में यूज़र को एक लिंक मिल जाती है और यहाँ पे जो नकली लिंक या वेबसाइट पर ले जाती है और यूज़र अपनी जानकारी को फिल करता है, वो जानकारी हैकर के पास चली जाती है, तो उससे उसका मिसयूज़ हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पासवर्ड चुराना हो जाता है, बैंक अकाउंट की जानकारी लेना, ओटीपी प्राप्त करना, आइडेंटिटी थेफ्ट है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा फिशिंग के कुछ प्रकार है, जैसे स्पीयर फिशिंग है, क्लोन फिशिंग है, वेलिंग है, विजिंग है, उसके बाद बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज़ है, स्नो सोइंग है, ये सब चीज़ें मिल जाती है। जैसे ईमेल फिशिंग,
नकली ईमेल के माध्यम से फैलती है। स्पीयर मतलब किसी खास व्यक्ति को टारगेट करती है। वेलिंग मतलब बड़े अधिकारियों को टारगेट करना। स्मिशिंग मतलब हो जाता है आपका एसएमएस के माध्यम से हमला। और विशिंग मतलब वॉइस कॉल के माध्यम से हमला। तो ये सारी चीज़ हो जाती है फिशिंग के प्रकार। फिशिंग पहचानने के तरीके देख लो तो ईमेल एड्रेस जो है आपके सस्पिशियस होना। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के हम जो है ईमेल एड्रेस देखते हैं। कोई व्यक्ति है जिनने मुझे ऐसे मेल भेजा है, मान लीजिए यहाँ पे वापस चलते हैं। कोई यहाँ देखिए, ये देखिए इस प्रकार से आया मेल, देखिए। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी में जाओगे तो ईमेल आईडी में देखोगे, देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए मुख्य रूप से विन्नी जो भी नाम है, यूज़र नेम छोड़ो, @ के बाद आप देखो gmail.com या कोई भी चीज़ आती है, ठीक है। पर यहाँ post.cz आ जाता है, post.cz आता है। इसका मतलब ये यूरोप तरफ कंट्री है, उस तरफ ये डोमेन नेम चलता है। तो उस ये एक प्रकार से वो फ्री है, बोले तो कोई भी इसमें ईमेल आईडी बना सकता है। तो ऐसे फर्जी या स्पैम तरीके से या फिर फिशिंग करने के उद्देश्य से ऐसे लोग बाग ईमेल आईडी बनाकर आपको मेल करते भरोसा जताते हैं। तो ऐसी ईमेल आईडी पे भरोसा नहीं करना है। यूआरएल में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जैसे फेसबुक को टपल ओ लगा दिए तो वो मिस्टेक हो सकती है। अर्जेंट मैसेज अगर आया, जैसे आपका अकाउंट बैंक होने मतलब ब्लॉक होने वाला है, आप तुरंत उसको लॉगिन करो, एक्टिव करो, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करना आपको, मतलब घबराना नहीं है। ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, अननोन अटैचमेंट हो सकता है, इनको पहचाना जा सकता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, लॉगिन करो, मतलब मत करना। 25 लाख की लॉटरी जीती है, बिल्कुल नहीं मिल सकती, फ्री का पैसा कोई क्यों देगा, ठीक है। कोई अपने पैसे नहीं देता, अपने पैसे लेने के बाद उधारी वाले नहीं मिलते, तो फ्री का पैसा कैसे दे सकते हैं। तो ये भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। फिशिंग और स्पूफिंग में अंतर देखें तो फिशिंग मतलब जानकारी चोरी करना, स्पूफिंग मतलब नकली पहचान बनाना। फिशिंग मतलब फेक लिंक है और स्पूफिंग मतलब फेक ईमेल आईपी देखने को मिल जाता है। चलिए, बचाव के लिए अननोन लिंक पर क्लिक ना मत करो, यूआरएल को ध्यान से देखो, HTTPS भी होना चाहिए। उसके बाद OTP किसी को ना दें और एंटीवायरस और स्पैम फिल्टर रखें। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन रखना, मतलब पासवर्ड के अलावा आपका मोबाइल या OTP की ज़रूरत भी पड़ना चाहिए। तो फेक ईमेल से क्रेडेंशियल चोरी बोले तो फिशिंग, SMS द्वारा फिशिंग मतलब स्मिशिंग, वॉइस कॉल द्वारा विशिंग, टारगेट फिशिंग अटैक बोले तो स्पीयर फिशिंग, और कोई अधिकारी को टारगेट करना बोले तो वेलिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे नदी में या तालाब में जाते हैं, फिशिंग जो होती है F वाली, तो उसमें किसको फंसाया जाता है, फिश को। पर P वाली फिशिंग में यूज़र को फंसाया जाता है, जानकारी यहाँ से चुराई जाती है। अब आता है DOS या DDoS, जिसे बोल देते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ओवरलोडिंग सर्वर टू क्रैश वेबसाइट, सर्वर को ओवरलोड कर देना और वेबसाइट को क्रैश कर देना। अब ये सिंगल में भी हो सकता है, सिंगल सिस्टम के माध्यम से सर्वर को क्रैश कर देना या सर्वर को अटैक करना बोले तो डिनाइल ऑफ सर्विस, और मल्टीपल सिस्टम के माध्यम से सर्वर पर अटैक करना बोले तो DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो यहाँ देखिए DOS मतलब किसी सर्वर या वेबसाइट पर बहुत अधिक ट्रैफिक भेजकर सिस्टम को स्लो कर देना या सर्वर को स्लो कर देना। तो मुख्य रूप से ये हमला हो जाता है सिंगल सिस्टम के माध्यम से, वेबसाइट उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं रहती वेबसाइट। DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, इसमें एक सिस्टम नहीं बल्कि ये DOS का एडवांस रूप है, मतलब कई सिस्टम या बॉटनेट बोल सकते हैं। बॉटनेट मिलकर क्या करते हैं, हमला करते हैं और अधिक शक्तिशाली रूप से खतरनाक तरीके से हमला करते हैं। टारगेट सिंगल रहता है तो इसके कारण सर्वर जो है क्रैश हो जाता है। तो DOS एक रहता है, DDoS कई रहता है, मतलब कम प्रभाव करता है DOS और आसान रहता है। DDoS आपका बहुत अधिक प्रभाव करता है और बहुत कठिन रहता है। तो हैकर जो है मतलब टारगेट वेबसाइट को चुनता है, उसके बाद कई सिस्टम या एक सिस्टम के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजी जाती है भारी मात्रा में, जिससे कि सर्वर ओवरलोड हो जाता है। और लेजिटिमेट यूज़र यानी कि जो यूज़र है, एक प्रकार से भरोसेमंद जो यूज़र है, मतलब ये फर्जी यूज़र है जिनने वेबसाइट को क्रैश कर दी या फिर ओवरलोड कर दी, और जिनको वेबसाइट यूज़ करना चाहिए वो वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पाते या एक्सेस नहीं कर पाते। बॉटनेट मैंने बताया मतलब कई इन्फेक्टेड कंप्यूटर का समूह जो आपका हैकर है उसको रिमोटली कंट्रोल कर लेता है और DDoS अटैक में उपयोगी कर लाता है। यहाँ पे जैसे इतने सारे कंप्यूटर का उपयोग करके हैकर क्या करता है, किसी भी सर्वर को ओवरलोड कर देता है। तो यहाँ ट्रैफिक को फ्लड यानी कि ट्रैफिक जो बाढ़ होती है, ट्रैफिक में बाढ़ ला देना। सिंक फ्लड अटैक हो जाता है। HTTP जो फ्लड है, ICMP फ्लड, ये सब इसके प्रकार है। इसका कुछ प्रभाव जैसे वेबसाइट क्रैश हो जाती है वो हमने देखे, ऑनलाइन सर्विसेज बंद हो जाती है, बिजनेस का लॉस है, रेपुटेशन डैमेज है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा आपको मिलेगा बचाव के उपाय बोले तो फायरवॉल का उपयोग करें, जो मैंने अभी बताया था पहले कि ऑन करके रखें हमेशा। फिर उसके बाद है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, IDS मिल जाता है, ट्रैफिक फिल्टरिंग मिल जाती है, लोड बैलेंसिंग है, एंटी DDoS सर्विस का उपयोग करना है।
चलिए यहाँ आप देख सकते हैं सर्वर को ओवरलोड, मल्टी सिस्टम से अटैक। उसके अलावा देखिए सर्वर को ओवरलोड करेगा कौन, डीओएस। मल्टी सिस्टम के लिए डीडीओएस। सर्विस अनअवेलेबल अटैक मतलब डीओएस। बॉटनेट किस अटैक के लिए, डीडीओएस के लिए। वेबसाइट क्रैश किस कारण से होती है, ये भी डीडीओएस से होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैन इन द मिडिल। मान लीजिए एक सिस्टम है और वो सर्वर से कनेक्शन बना रहा है, डेटा भेज रहा है, डेटा प्राप्त भी कर रहा है, पर डेटा भेजने और प्राप्त करने के बीच में एक न्यू कनेक्शन बन जाता है, वो डेटा को परिवर्तित कर दे रहा है और या फिर जो भी है यहाँ पे छेड़छाड़ कर दे रहा है, तो ये मैन इन द मिडिल है। ये फिशर हो सकता है, अनजान व्यक्ति हो सकता है जो प्रॉक्सी का उपयोग करके यहाँ पे ये काम कर रहा है, इसी को मैन इन द मिडिल बोल लेते हैं। यानी कि सिंपल बोले तो दो पार्टीज़ के बीच में इंटरसेप्ट करना, यानी कि यहाँ पे दो पार्टी के बीच में यहाँ पे घुस जाना, उसे बोल देते हैं मैन इन द मिडिल। तो एक प्रकार का साइबर हमला है, यूज़र और सर्वर के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति अटैक कर देता है, चुपचाप बीच में आकर डेटा को इंटरसेप्ट यानी रोक कर पढ़ लेना या बदलना, ऐसे काम कर लेता है मैन इन द मिडिल। तो यूज़र किसी वेबसाइट पर लॉगिन करता है, अटैकर नेटवर्क से पहले मौजूद होता है और पब्लिक वाईफाई का उपयोग कर लेता है। एक प्रकार से यूज़र का डेटा पहले अटैकर के पास जाता है, फिर अटैकर डेटा को पढ़ता है, बदल सकता है और आगे भेज सकता है। सर्वर को लगता है कि भाई डेटा सीधे यूज़र से आ रहा है, तो यहाँ से भ्रम फैलाता कौन, जो मैन इन द मिडिल होता है। जैसे यूज़र नेम पासवर्ड चुरा लेना, बैंक डिटेल चुरा लेना। उसके बाद आप देखो ओटीपी है, पर्सनल मैसेज है, क्रेडिट डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें। अभी किस तरीके से हो जाते हैं, तो वाईफाई ऐप्स ड्रॉपिंग हो जाता है। बोले तो पब्लिक वाईफाई पर डेटा कैप्चर करना, तो ध्यान रखिए पब्लिक वाईफाई का उपयोग नहीं करना है। एआरपी स्पूपिंग हो जाती है, जो कि आपको नेटवर्क में नकली आईपी देखने को मिल जाती है। सेशन हाईजैकिंग, लॉगिन जो सेशन उसको चुरा लेना। एसएसएल स्ट्रिपिंग हो जाती है, जो कि सिक्योर कनेक्शन एचटीटीपी को एचटीटीपी में बदल देना। तो ये हो जाते हैं इसके कारण। तो जैसे मान लीजिए मैन इन द मिडिल के उदाहरण, आप कॉफ़ी शॉप के पब्लिक वाईफाई से बैंकिंग कर रहे हो, अटैकर उसी नेटवर्क पर बैठा है और आपका लॉगिन डेटा बीच में इंटरसेप्ट कर लेगा। तो कभी भी पब्लिक वाईफाई का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैन इन द मिडिल और फिशिंग में आप अंतर देख लेना, मैंने अभी बता दिया हूँ। चलिए आगे देखें। आपको मिल जाता है प्रोटेक्शन एंड डिफेंस टूल। जब इतना सारा खतरा देखें हैं तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए या उससे सुरक्षित रहने के लिए हमको टूल की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रोटेक्शन या सुरक्षित रखने के लिए कुछ टूल होते हैं, वही कहलाते हैं प्रोटेक्शन एंड डिफेंस टूल। तो प्रोटेक्शन एंड डिफेंस टूल एक प्रकार के सिक्योरिटी टूल है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा चोरी या जो साइबर अटैक होते हैं उससे बचाने के लिए किया जाता है। आज की डेट में देखोगे तो मालवेयर, हैकिंग है, फिशिंग है, डेटा ब्रीच, इन सभी खतरे को देख सकते हैं। तो इन सभी खतरों से लड़ने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्शन एंड डिफेंस टूल की। तो इनमें प्रमुख रूप से फायरवॉल हो जाते हैं, ठीक है, एंटीवायरस आ जाता है, बीपीएन सर्वर्स जो भी है, एनक्रिप्शन आ जाता है, अथेंटिकेशन आ जाता है, ओटीपी मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, आईडीएस आ जाता है, आईपीएस आ जाता है, बैकअप सिस्टम, ये सारी चीज़ें शामिल होते हैं। और ये टूल अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं, सस्पिशियस या संदेशपद एक्टिविटी उसको भी डिटेक्ट करते हैं, डेटा की गोपनीयता को चेक करते हैं, इंटीग्रिटी या अवेलेबिलिटी, इन सभी को सुरक्षित रखने का काम कर लेते हैं ये प्रोटेक्शन टूल। सरल शब्दों में अगर बोला जाए तो प्रोटेक्शन एंड डिफेंस टूल साइबर सिक्योरिटी की ढाल है, यानी कि शील्ड के रूप में काम कर लेते हैं जो सिस्टम को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो पहला जो टूल है जिसका नाम है फायरवॉल। तो फायरवॉल मैंने बताया जैसे विंडोज़ के अंतर्गत भी फायरवॉल होता है। देखिए विंडोज़ का फायरवॉल जो क्या करेगा भाई, फायरवॉल इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी कॉल होती है, जो आपकी कॉल या फिर जो भी आपके कम्युनिकेशन होते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी पैकेट्स होते हैं, उन सभी पर निगरानी रखता है और एक प्रकार से यहाँ पे अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का काम कर लेता है। उदाहरण के लिए आप बोलोगे आपके पास आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क में एक दो कनेक्शन जो भी है, जितने भी हो सकते हैं इंटरनल नेटवर्क, और आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो इंटरनेट से या वैन से, वाइड एरिया नेटवर्क से अटैकर्स या फिर हैकर है, अनऑथराइज एक्सेस है, जितने भी सिग्नल आ रहा है उन सभी पे निगरानी करके यहाँ पे रोक देगा। यही फायरवॉल का काम होता है। और एक फायरवॉल आपके सिस्टम के स्तर पर भी होती है जो कि आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, जो आपके पर्टिकुलर सिस्टम को सुरक्षित रखती है। एक तो आपके नेटवर्क को सुरक्षित रखेगी पूरे पूरे, और एक आपके सिस्टम को सुरक्षित रखेगी। नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए राउटर में इनबिल्ट होती है। तो यहाँ पे बोलोगे तो नेटवर्क में आने जाने वाले जो डेटा ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करने का काम कौन करती है, फायरवॉल। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में मौजूद है। पैकेट की फिल्टरिंग, बोले तो पैकेट की फिल्टरिंग करना मतलब अनवांटेड जो भी फिल्टर है, मतलब जो पैकेट है उसको हटा देना ताकि अनवांटेड ट्रैफिक को जो है यहाँ पे बचा जा सके, ट्रैफिक से बचा जा सके या ब्लॉक किया जा सके। अनऑथराइज एक्सेस को रोक देता है ये फायरवॉल। तो
तो यहाँ एक प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर लेता है आपके सिस्टम के लिए। पैकेट क्या होता है? डेटा जो इंटरनेट पर भेजा जाता है तो वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? पैकेट्स। और फायरवॉल इन पैकेट को चेक करता है। सोर्स आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, पोर्ट नंबर है, प्रोटोकॉल, इन सबको चेक करेगा, उसके बाद अलाउ करेगा। अगर कोई सस्पिशियस चीज़ें लगी तो वो ब्लॉक कर देता है। कौन? फायरवॉल। फायरवॉल के प्रकार मैंने बताया, हार्डवेयर जो कि नेटवर्क गेटवे या राउटर, बिल्ट इन फायरवॉल या बोल सकते हैं इसे, पूरे के पूरे नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जो हमने देखे हैं, केवल उसी सिस्टम को सुरक्षित रखता है, जैसे विंडोज़ का फायरवॉल। ठीक है, अभी हमने देखे थे विंडोज़ का फायरवॉल, ये देख सकते हैं विंडोज़ का फायरवॉल, जिसको आप जो है यहाँ से जाकर टर्न ऑन और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। ऑन रखना चाहिए, ऑन रखोगे तो यहाँ ऑन स्टेटस दिख रहे हैं, इसका मतलब है ब्लॉक ऑल कनेक्शन टू ऐप दैट आर नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ अलाउ ऐप। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनकमिंग कनेक्शन। तो ये आप देखोगे फायरवॉल के रूप में। और फायरवॉल बोले तो नेटवर्क से रिक्वेस्ट आती है, फायरवॉल रूल को चेक करता है, ठीक है, और अगर रूल मैच होता है तो वो अलाउ करेगा, और नहीं तो वो क्या करेगा? सस्पिशियस को ब्लॉक कर देगा। फायरवॉल के कुछ मुख्य कार्य, जैसे पैकेट फिल्टरिंग देखने को मिल जाता है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग मिल जाता है, अनऑथराइज एक्सेस रोक देता है, मालवेयर को रोक देगा, पोर्ट की ब्लॉकिंग कर लेता है। ये सारे काम मिल जाते हैं फायरवॉल के माध्यम से। इसके कुछ प्रकार है और, तो जैसे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये सब उसके प्रकार मिल जाते हैं। फ़ायदे हमने देखे ही लिए हैं। डीडोएस अटैक से रोकता है या कम करता है, हैकर एक्सेस को रोकता है, नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ा देता है, डेटा प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे इनसाइडर अटैक होता है तो उसको नहीं रोक पाता। कौन? फायरवॉल। वायरस इन्फेक्टेड जो यूएसबी है उसको भी नहीं रोक पाएगा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो जाता है उसको भी नहीं रोक पाएगा। कौन? फायरवॉल। याद रखना ये चीज़ें। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, पैकेट फिल्टरिंग, नेटवर्क ट्रैफिक पर मॉनिटरिंग करना, अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टूल, पोर्ट की ब्लॉकिंग, ये सब फायरवॉल करता है। चलिए आगे देखें। अब बात कर लेते हैं वीपीएन की। वीपीएन क्या है? वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो क्या करता है, जब आप कंप्यूटर मतलब आपका कंप्यूटर किसी इंटरनेट पे या सर्वर से कनेक्ट होता है तो आपके और इंटरनेट या सर्वर के बीच में एक टनल बनाता है, सिक्योर टनल। सिक्योर एक सुरंग बनाता है जिसके माध्यम से आपका डेटा सर्वर तक जा सके। तो जब सिक्योर टनल बना दी गई तो अनऑथोराइज यानी कि हैकर और इसने ऊपर क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेस करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वीपीएन एक प्रकार से सिक्योर टनल बनाने का काम कर लेता है पब्लिक नेटवर्क में। तो पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट पर सिक्योर टनल बनाता है, डेटा को सुरक्षित रूप से भेजा जाता है या प्राप्त किया जाता है, यानी कि एक सिक्योर रास्ता बोल सकते हैं। तो आपका डेटा पहले एनक्रिप्ट होगा, एनक्रिप्ट बोले तो कोडेड फॉर्म में हो जाता है, फिर एक सिक्योर टनल से होकर सर्वर तक जाता है। बीच में कोई अटैकर डेटा को पढ़ नहीं सकता, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को पहले एनक्रिप्टेड किया जाता है तब उसको भेजा जाता है। वीपीएन क्यों जरूरी है? क्योंकि पब्लिक वाईफाई पर सुरक्षा जरूरी है, मैन इन द मिडिल अटैक से बचाव होना जरूरी है, आईपी एड्रेस को छुपाना जरूरी, ऑनलाइन प्राइवेसी, रिमोट ऑफिस कनेक्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। वीपीएन कैसे काम करेगा? यूज़र वीपीएन ऐप कनेक्ट करता है सबसे पहले, जैसे आपके मोबाइल में भी आप वीपीएन चलाते होंगे। वीपीएन सर्वर से सिक्योर कनेक्शन बनता है। यूज़र का आईपी एड्रेस बदल जाता है, मतलब पता नहीं चलता है कि कहाँ से आईपी एड्रेस है, कौन सा आईपी एड्रेस है। डेटा एनक्रिप्टेड होकर इंटरनेट पर जाता है। तो ये सीधे सीधे बोले तो इस प्रकार ये काम कर लेता है। वीपीएन के प्रकार, जैसे मान लीजिए रिमोट एक्सेस वीपीएन हो जाता है जो इंडिविजुअल यूज़र के लिए हो जाता है। साइड टू साइड वीपीएन जो दो ऑफिस को जोड़ने के लिए किया जाता है। कुछ लाभ है, डेटा इंक्रिप्शन करना, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन हो जाता है, मतलब पहचान छुपा दी जाती है, सिक्योर ब्राउजिंग हो जाती है, और जो लोकेशन है उसको भी बाईपास कर दिया जाता है। कुछ लिमिटेशन, स्पीड कम हो सकती है वीपीएन से, भाई घूमकर आ रहा ना, आपका आईपी भी बदल रहा है, लोकेशन भी बदल रही है, सब चीज़ बदल रही है तो स्पीड भी धीरे होगी। फ्री वीपीएन सुरक्षित नहीं होते, ध्यान रखना, मालवेयर से सुरक्षा नहीं देता पूरी तरीके से। तो यहाँ प्रॉक्सी और वीपीएन में अंतर देख लो। वीपीएन बोले तो इंक्रिप्शन होता है, सिक्योरिटी लेवल अधिक होता है और आईपी हाइट हो जाता है। प्रॉक्सी में सामान्यतः है इंक्रिप्शन नहीं होता और सिक्योरिटी लेवल थोड़ा कम होता है वीपीएन से, और इसमें भी आईपी को हाइड कर लिया जाता है। तो यहाँ प्रॉक्सी देख सकते हैं और यहाँ पे वीपीएन देख सकते हैं। सिक्योर टनल यहाँ हो जाती है और सिक्योर टनल नहीं होती है। चलिए आगे देखें। तो आपको मिल जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब हो जाता है प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदल देना और बाद में उसको फिर से डिकोड कर देना। डिकोड मतलब डिक्रिप्ट कर देना, इसे बोल देते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी बोले तो डेटा को सिक्योर कोड बनाया जाता है, उसके बाद अनऑथराइज एक्सेस उसको मतलब जो अनऑथराइज व्यक्ति है या फिर बिना परमिशन के कोई उसे पढ़ नहीं सकता। तो ये अनऑथराइज व्यक्ति है वो उसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि कोड में हो गया है। तो डेटा को कोड में बदलना क्रिप्टोग्राफी है और फिर से उसको डिकोड करना, ठीक है, डिक्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंडर यानी कि एक व्यक्ति है जो अपने सामने वाले व्यक्ति या रिसीवर या सर्वर किसी को भी डेटा भेज रहा है।
तो डेटा पूरे नेटवर्क से होकर गुजरेगा, पूरे नेटवर्क से होकर गुजरेगा तो वो डेटा प्लेन टेक्स्ट में होता है, और प्लेन टेक्स्ट में है तो थर्ड पार्टी उसे उपयोग कर सकता है जो नेटवर्क में कहीं से भी घुसकर। तो थर्ड पार्टी उसे उपयोग ना करे, इसलिए प्लेन टेक्स्ट को क्या किया जाता है, एक है कोड फॉर्म में बदला जाता है, यानी कि कोडिंग में बदला जाता है, उसे बोल देते हैं सिफर टेक्स्ट या सिफर डेटा। और जब सामने वाले रिसीवर को मिलता है तो इस सिफर टेक्स्ट को फिर से डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। तो प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलना है एनक्रिप्शन, और सिफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना प्लेन टेक्स्ट में बदलना है डिक्रिप्शन। तो दोनों काम जो है आपकी क्रिप्टोग्राफी में आ जाते हैं। और क्रिप्टोग्राफी के लिए एक तो सेम की भी हो जाती है सिमेट्रिक की, और एक असिमेट्रिक की भी हो जाती है। तो दोनों को देखते हैं हम। तो एनक्रिप्शन मैंने बताया ना, सामान्य टेक्स्ट को आपका जो है सिफर टेक्स्ट में बदलना एनक्रिप्शन, और उसके बाद फिर सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलना डिक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ देखिए की जो होती है एक प्रकार की सीक्रेट कोड हो जाता है, जो कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में मदद करती है, डेटा को सुरक्षित रखती है। तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें हो जाती है, एक तो हो जाती है सिमेट्रिक की, जिसमें आपको सेम की मिल जाती है, मतलब एनक्रिप्शन भी उसी की से करोगे और डिक्रिप्शन भी उसी की से करोगे, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो पासवर्ड का प्रोटेक्शन मिल जाता है। सेम की बोले तो सिमेट्रिक, मतलब प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्शन में किया जाएगा, बोले तो एनक्रिप्ट किया जाएगा सिफर टेक्स्ट में प्राइवेट की के माध्यम से, और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू में फिर देखें तो डिक्रिप्ट भी उसी से किया जाएगा प्राइवेट की से। तो ये हो जाता है आपका क्या, सिमेट्रिक। असिमेट्रिक में दो की हो जाती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया जाएगा, प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया जाएगा। जैसे डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर के रूप में अगर देखें तो आपको एनक्रिप्शन बोले तो पब्लिक की, डिक्रिप्शन बोले तो प्राइवेट की। तो इस प्रकार से आपको असिमेट्रिक की देखने को मिल जाती है। हैशिंग डेटा को फिक्स्ड लेंथ कोड में बदल देता है, वन वे प्रोसेस हो जाती है, यानी कि वापस से ओरिजिनल नहीं बनाया जा सकता। जैसे प्लेन टेक्स्ट को अगर हैश टेक्स्ट में बदल दिए तो वापस से प्लेन टेक्स्ट नहीं बदलेगा। और ये कुछ फंक्शन है हैशिंग फंक्शन, SHA-2 आपको देखने को मिल जाता है हैश फंक्शन। तो ये क्या करते हैं, पासवर्ड स्टोरेज के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगर मान लो यहाँ देखिए हैशिंग में बदल दिए और यहाँ कुछ बदलाव होता है, दोनों को मैच करके हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रिटी सही है या नहीं है। तो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स है, व्हाट्सअप मैसेज सिक्योरिटी, एंड टू एंड एनक्रिप्शन देखने को मिल जाता है व्हाट्सअप में, डिजिटल सिग्नेचर मिल जाता है, VPN, ये सब मिल जाते हैं क्रिप्टोग्राफी में। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी के कुछ लाभ है, जैसे डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योर कम्युनिकेशन मिल जाता है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये सब आपके क्रिप्टोग्राफी के लाभ है। चलिए यहाँ देखिए, प्लेन टेक्स्ट को सिफर में बदलना एनक्रिप्शन, सिफर को वापस से बदलना प्लेन में डिक्रिप्शन, सेम की मतलब सिमेट्रिक, पब्लिक और प्राइवेट की मतलब असिमेट्रिक, वन वे एनक्रिप्शन बोले तो हैशिंग, सिक्योर कम्युनिकेशन तकनीक बोले तो क्रिप्टोग्राफी। याद रखना इन चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं अथेंटिकेशन, जो कि हमने पहले भी देखे हैं, पर इसमें देख लेंगे मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन और OTP और साथ में बायोमेट्रिक। तो अथेंटिकेशन मुख्य रूप से जिस व्यक्ति द्वारा लॉगिन किया जा रहा है वो अगर वेरीफाई हो जाता है तो अथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। पर अगर किसी का पासवर्ड चोरी करके हम लॉगिन कर रहे हैं तो OTP जाएगा, और OTP जाएगा तो हम खोल नहीं पाएंगे। तो अथेंटिकेशन वह प्रक्रिया है जो यूज़र की पहचान या वेरीफाई करती है, पहचान को वेरीफाई करती है, सत्यापित करती है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि लॉगिन करने वाला व्यक्ति सही है या नहीं है, मतलब आप कौन हो, इसका उत्तर मतलब अथेंटिकेशन। इसके कुछ प्रकार हमने देखे थे, 3 फैक्टर थे। यू ना हो बोले तो पासवर्ड पिन पता होना चाहिए, आपके पास ATM कार्ड जो है OTP होना चाहिए, और आप जो है फिंगरप्रिंट और फेस आइरिस, ये सारी चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फैक्टर है अथेंटिकेशन के। इसमें मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन आ जाता है, मतलब लॉगिन करें अपने यूज़र ID पासवर्ड से तो क्या होता है, आपको एक OTP जाएगा, और OTP जाएगा तो आप इसमें वेरीफाई करोगे, और वेरीफाई करके सिक्योर एक्सेस कर लेते हैं। तो एक स्टेप यहाँ हो गई और एक स्टेप यह हो गई, दो या दो से अधिक स्टेप के माध्यम से अगर लॉगिन होता है तो वो कहलाता है मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। सिंपल अगर देखें, एक से अधिक अथेंटिकेशन फैक्टर उपयोग किए जाने पर मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन कहा जाता है। पहला पासवर्ड जो है आपको देखने मिल जाता है, दूसरा OTP या फिर ATM कार्ड और पिन देखने को मिल जाता है। फिर है मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन क्यों जरूरी है, पासवर्ड चोरी होने में की सुरक्षा यहाँ देखने को मिल जाती है, फिशिंग अटैक से बचाव हो जाता है, बैंकिंग सिक्योरिटी बढ़ जाती है, अनऑथराइज एक्सेस कम होता है। उसके बाद 2 फैक्टर अथेंटिकेशन, पासवर्ड प्लस OTP, हाई लेवल सिक्योरिटी लॉगिन, सब मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन की श्रेणी में आ जाते हैं। OTP की बात करें तो वन टाइम पासवर्ड है, केवल एक बार उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई OTP जनरेट हुआ, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या कुछ सेकंड यहाँ पे वैलिड रहता है। SMS के द्वारा OTP मिल जाता है आपको, ईमेल के द्वारा OTP या ऐप के बेस्ड OTP भी मिल जाता है। कुछ लाभ देखें, टेम्परेरी पासवर्ड है, अगर कोई चुरा भी लेता है तो मिसयूज़ होने का चांसेस नहीं होगा। अकाउंट हैकिंग यहाँ रोकता है। सिक्योर ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाता है, किसके माध्यम से, जो आपका OTP है उसके माध्यम से। तो टेम्परेरी पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन सब OTP करता है।
अब आ जाता बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी शारीरिक और जो व्यवहारिक है उसकी पहचान को लेकर उपयोग किए जाने वाली जो टेक्निक है वो कहलाती है बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन। जैसे कि फिंगरप्रिंट से अथेंटिकेशन, फेशियल फेस से अथेंटिकेशन, वॉइस। आप देखोगे शिवाजी द बॉस मूवी देखे होंगे, तो जो उसका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो उसकी वॉइस से ही खुलता है। तो क्या कमांड थी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मतलब शिवाजी जो कमांड बोलता था वो कमांड क्या थी, तो जिसके माध्यम से कंप्यूटर या लैपटॉप खुल जाता था, वो कमांड आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपने देखा होगा शिवाजी द बॉस। तो आई स्कैनर से भी आप देखोगे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन है। तो यहाँ चार चीज़ हो गई, फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, आइरिस और वॉइस। बायोमेट्रिक के लाभ, यूनिक आइडेंटिटी रहती है, यानी कि फिंगरप्रिंट किसी का है तो दूसरे का वो नहीं होगा। पासवर्ड याद रखने की झंझट नहीं होती, आप मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट रखते हैं, आज की डेट में फेस स्कैनर रखते हैं। हाई सिक्योरिटी इसमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो है फैक्टर, मतलब समथिंग यू आर, मतलब एक प्रकार से अगर देखें यू आर किस में आ जाता है, बायोमेट्रिक में आ जाता है। फिंगरप्रिंट अथेंटिकेशन किस प्रकार का है भाई, बायोमेट्रिक। यूनिक बॉडी फीचर बोले तो बायोमेट्रिक। तो आप मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, ओटीपी और बायोमेट्रिक में आप अंतर देख लेना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एंटीवायरस की, यानी कि जो मालवेयर्स होते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे सुरक्षा करना अपने सिस्टम की, उन्हें क्या बोल देते हैं, एंटीवायरस बोल देते हैं। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो वायरस से लड़ते हैं, मालवेयर से लड़ते हैं, और आपके कंप्यूटर में जो भी थ्रेड्स है, खतरे हैं, उनको हटाने का काम कर लेते हैं। तो हमने भी देखे थे ना, जैसे सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो सिक्योरिटी में आप देखोगे मुख्य रूप से देखिए वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, वायरस और जो थ्रेड्स होते हैं, खतरे होते हैं आपके सिस्टम के, उनसे सुरक्षित रखने का काम करते हैं एंटीवायरस। विंडोज़ के अंतर्गत रियल टाइम प्रोटेक्शन है, और उसके अलावा आपका एनपी आ जाता है, नेट प्रोटेक्टर, क्विक हील आ जाता है, मैकफी आ जाता है, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर में मौजूद मालवेयर को डिटेक्ट करता है, वायरस, बॉम्ब्स, ट्रोजन आदि को रिमूव करता है, सिस्टम को रियल टाइम सुरक्षा देता है। रियल टाइम सुरक्षा बोले तो आप यहाँ जाओगे वायरस एंड थ्रेट में, देखिए मैनेज में जाकर देखोगे तो बोल रहा है रियल टाइम प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका मतलब है जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके कंप्यूटर में मालवेयर है, उनको वो क्या करेगा, रोक देगा या देख लेगा, और उसके बाद जो है उसको हटा देता है। उसके बाद ये जो मतलब एंटीवायरस होते हैं वो दो प्रकार से आप देख सकते हैं, कौन कौन से, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, मतलब वायरस या मालवेयर का एक यूनिक कोड पैटर्न होता है जिसे सिग्नेचर बोल देते हैं। तो कोड पैटर्न के हिसाब से भी स्कैन कर लेता है, वायरस डेटाबेस से तुलना करता है और पैटर्न मैच खाने पे इसको डिटेक्ट करता है और हटा देता है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन की विशेषता देखें, नॉन वायरस को आसानी से पहचानता है, फास्ट स्कैनिंग होती है, रेगुलर अपडेट बहुत ज़रूरी है जैसे कि हमने करे थे। लिमिटेशन, न्यू वायरस को थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाता है इसके लिए, और डेटाबेस अपडेट ना हो तो भी डिटेक्शन नहीं होता। एंटीवायरस कैसे काम करेगा, रियल टाइम प्रोटेक्शन होता है, हमने देखे, फुल सिस्टम स्कैन हो जाता है, इन्फेक्टेड फाइल को क्वारंटाइन, मतलब अन्य फाइलों से इन्फेक्टेड फाइल को अलग कर देना ताकि दूसरी फाइल उससे वायरस से ग्रसित ना हो, मालवेयर को रिमूव कर देना, उसके बाद इन्फेक्टेड फाइल को अलग कर देना ताकि अन्य फाइल को नुकसान ना हो पाए, क्वारंटाइन कहलाता है। डिटेक्शन की बात करें तो ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन बोले तो बिहेवियर के आधार पर, बिहेवियर एनालिसिस बोले तो सस्पिशियस एक्टिविटी को पहचानना। एंटीवायरस के कुछ मुख्य काम बोले तो वायरस रिमूवल हो जाता है, मालवेयर डिटेक्शन हो जाता है, ईमेल स्कैनिंग, यूएसबी स्कैनिंग, वेब का प्रोटेक्शन, ये सब मिल जाते हैं आपके एंटीवायरस के अंतर्गत। आप देखोगे यहीं पे आपको सिक्योरिटी के अंतर्गत जाओगे तो सिक्योरिटी में आपको क्या क्या चीज़ मिलती है, देखो यहाँ पे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन मिल जाता है, अकाउंट प्रोटेक्शन मिल जाता है, फायरवॉल और नेटवर्क प्रोटेक्शन मिल जाता है, ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल, डिवाइस का प्रोटेक्शन, डिवाइस की परफॉर्मेंस और हेल्थ से रिलेटेड मिल जाता है। कुछ फैमिली ऑप्शन भी मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि देखिए फैमिली ऑप्शन सेटिंग आप सेट कर सकते हैं, ये ऑनलाइन में भी देख सकते हैं। देखिए कीप ट्रैक और चाइल्ड डिजिटल लाइफ, इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती है। चलिए आगे देखें तो नेक्स्ट मिल जाता है आईटी एक्ट 2000 एंड लीगल फ्रेमवर्क। क्या है, एक प्रकार का कानून है, साइबर, भारत में साइबर कानून बोला जाता है इसको, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है डिजिटल लेन देन या डिजिटल ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देना था, ठीक है। तो 2000 में आया इसलिए 2000 आप देख सकते हैं, और मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देना इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बने डॉक्यूमेंट को कानूनी आधार पर वैध बनाना इसका काम है, मतलब अब केवल कागज ही नहीं, पेपर ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से बने डॉक्यूमेंट भी मान्य होंगे या वैलिड होंगे। तो यहाँ पे ईमेल है, ऑनलाइन बिल इनवॉइस है, पीडीएफ है,
PDF एग्रीमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें। तो आप देखोगे, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, एक डिजी लॉकर नाम से मिलता है। डिजी लॉकर आप डाउनलोड भी किए होंगे, आप उपयोग भी करते होंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे डिजी लॉकर उपयोग कर लेते हैं। डिजी लॉकर आप जो है, जैसे मान लीजिए मैं मेरा मोबाइल नंबर डालता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से मैंने मोबाइल नंबर डाला, मेरा अकाउंट जो हुआ एक प्रकार से वेरीफाई हुआ, और मैं अपना पिन डाल देता हूँ। वेरीफाई करें और यहाँ पे आपको OTP वेस्ट कर देना है, और आप इस प्रकार से आपका OTP ईमेल आईडी या फिर SMS में जाएगा। उस ईमेल आईडी या जो भी चीज़ है उसको आप क्या कर सकते हो, OTP आएगा। यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया, यहाँ देखिए इस प्रकार से, और ये मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई कर लूँगा तो मेरा डिजी लॉकर ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए अपार आईडी या कोई भी चीज़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आईडी खुली हुई है वो देखिए ई वेरीफाइड है। उदाहरण के लिए मैं कोई मेरी मार्कशीट वगैरह कुछ भी चीज़ ओपन करता हूँ, व्यू ऑल कर देते हैं या फिर ड्राइव में जाकर करते हैं, तो देखिए लाइसेंस वगैरह है, RC वगैरह है। देखिए RC आप देख सकते हैं, RC कैसी है, देखिए डिजिटली साइंड है और यहाँ पे वेरीफाइड है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ये वैलिड है। कौन बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी वैलिड को बोलता है IT एक्ट 2000। ठीक है, याद रखना है ये चीज़ें। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर में स्टोर या सेंड रिसीव डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा कहा जाता है, और उसको वैलिड या वैलिडिटी देने का काम करता है IT एक्ट। तो डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता देना इसका काम है। मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो डिजिटल सिग्नेचर को हैंड रिटन सिग्नेचर के बराबर कानूनी मान्यता देना। साथ ही डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, सेंडर की पहचान को प्रमाणित करता है, डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी बनाए रखता है। तो डिजिटल सिग्नेचर आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए ये आप देखिए, यहाँ पे आप देखोगे, देखिए डिजिटल सिग्नेचर हुआ है। मतलब यहाँ आप देखोगे, देखिए डिजिटल साइन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये RC आप दिखाओगे कहीं भी RTO में तो ये मान्य है। मतलब डिजिटल इंडिया 2015 के तहत मोदी जी का कहना है कि जो आपका डिजी लॉकर है उसमें उपलब्ध ई वेरीफाइड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो एयरपोर्ट तक में वैलिड माने जाएंगे। मतलब आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए आप मार्कशीट ले जाते हो, जैसे मैं 12th की मार्कशीट दिखाता हूँ, तो 12th की मार्कशीट भी देखिए आपको जो है ई वेरीफाइड मिल रही है, यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ई वेरीफाइड मार्कशीट से ही काम चल जाएगा। जितनी भी डॉक्यूमेंट है, जैसे देखिए यहाँ पे नेशनल हेल्थ ID या जो भी है सब चीज़ें, पैन कार्ड का रिकॉर्ड है, पैन कार्ड का रिकॉर्ड आप ऐसे दिखाकर ई वेरीफाइड दिखाओगे तो आपका काम हो जाने वाला है। नॉन रेपुटेशन मतलब अस्वीकार नहीं किया जा सकता है डिजिटल सिग्नेचर के तहत। तो डिजिटल सिग्नेचर किस पर आधारित होता है, ये असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हो जाती है, और यहाँ पे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इसको कहा जाता है। पब्लिक की प्राइवेट की देखने को मिल जाती है, पब्लिक की से एनक्रिप्शन किया जाता है और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की उपयोग की जाती है। सॉरी, यहाँ पे प्राइवेट की से साइन किया जाएगा और यहाँ से पब्लिक की से वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। IT एक्ट 2000 लागू करने का क्या कारण है भाई? ई कॉमर्स आ गया था, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी चीज़ उसको बढ़ावा देना था। ऑनलाइन बैंकिंग आ गई तो उसको सुरक्षित बनाना, साइबर क्राइम को कंट्रोल करना, डिजिटल इंडिया को कानूनी अधिकार देना या आधार देना, पेपरलेस गवर्नमेंट को बढ़ावा देना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बोल सकते हैं, ई गवर्नेंस। IT एक्ट 2000 की विशेषताओं की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता, डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता, साइबर क्राइम के लिए दंड का प्रावधान। CERT इन जो है एक संस्था एजेंसी है, इसी के तहत स्थापित की गई है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। उसकी स्थापना करना था 70B के अंतर्गत। हैकिंग को अपराध की श्रेणी में रखा जाना, ये भी आपको IT एक्ट 2000 के तहत देखने को मिल जाता है। बार बार देखिए, आप देखें सबसे देखें तो MCQs के अंतर्गत भारत का पहला साइबर कानून IT एक्ट 2000, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को लीगल स्टेटस, डिजिटल सिग्नेचर की वैलिडिटी, ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता देना, साइबर क्राइम को कंट्रोल करना, सब IT एक्ट 2000 करता है। अगला देखें कुछ सेक्शंस इसके अंतर्गत या धाराएं हैं या पेनाल्टीज़ है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले 66 सेक्शन 66 देखने को मिल जाता है। तो 66 क्या बोलता है? 66 बोलता है कि अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना किसी भी चीज़ को, नेटवर्क को, कंप्यूटर को या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को, डेटा को डिलीट करना, एक्सेस करके डेटा चेंज करना, वायरस डालना, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये सब आपके अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं 66 के तहत। ठीक है, और अपराध के लिए यहाँ पे क्या होना, अपराध के लिए मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पे आपको सज़ा भी दी गई है। तो सज़ा कौन सी है? जैसे पनिशमेंट की बात करें तो 3 वर्ष
और 5 लाख का जुर्माना किसके तहत, 66 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस, डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा डिलीट करना, वायरस मालवेयर डालना, सिस्टम को क्रैश करना, पासवर्ड बाईपास करना, ये सब चीज़ें अपराध है। और अपराध के पनिशमेंट क्या है भाई 66 के अंतर्गत, 3 वर्ष और 5 लाख का जुर्माना। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज के सर्वर में घुसकर मार्क्स बदल दिए, वेबसाइट को हैक करके डेटा डिलीट कर दिए, वायरस डालकर सिस्टम को क्रैश कर दिए, सभी इसी सेक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं 66 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको ये याद रख लेना है भाई कौन सी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है और कितना जुर्माना उसमें रखा गया है। फिर 66 के अंतर्गत सी देखने को मिल जाता है, सब सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत क्या चीज़ें जाती है कि व्यक्ति की पहचान से संबंधित चीज़ें, यानी कि पहचान चुराना, किसी गलत तरीके से उपयोग कर लेना, किसी और के नाम पर लॉगिन करना या फेक आईडी बनाना, ये सभी अपराध होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, 66 सी के अंतर्गत आ जाएंगे। उदाहरण के लिए किसी और के पासवर्ड, यूज़र आईडी, एटीएम पिन, डिजिटल सिग्नेचर, बायोमेट्रिक डेटा चुराकर उसका उपयोग कर लेना, ये सब आइडेंटिटी थेफ्ट के तहत आ जाता है। तो ये 66 सी के तहत क्या आ जाता है, अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और इसके लिए भी 3 वर्ष और 1 लाख का जुर्माना रखा गया है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। मतलब जीमेल पासवर्ड चुराकर लॉगिन करना, एटीएम कार्ड का पिन जो है उसका गलत उपयोग कर लेना, डिजिटल सिग्नेचर से गलत डॉक्यूमेंट साइन करना, ये सब अपराध है 66 सी के तहत। नेक्स्ट आप देखोगे तो 66 डी मिल जाएगा, जिसके तहत आपको चीटिंग बाय जो है पर्सनल जितनी भी चीज़ें हो जाती है उनके द्वारा चीटिंग करना। बोले तो मुख्य रूप से कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किसी और व्यक्ति का रूप धारण कर लेना, प्रिटेंड कर लेना और धोखाधड़ी या चीटिंग कर लेना, ये सब 66 डी के तहत अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। और इसमें आप देखोगे चीटिंग और पर्सोनेशन, इसका मतलब क्या हो जाता है, नकली पहचान बनाना, फेक प्रोफाइल तैयार कर लेना, मतलब किसी और के नाम की प्रोफाइल तैयार कर लेना, खुद को बैंक ऑफिसर, पुलिस, कंपनी स्टाफ बताना, लोगों से पैसा लेना या जानकारी जो भी लेना, ये सब जो है चीटिंग के तहत आ जाता है। और ये चीटिंग 66 डी के तहत अपराध की श्रेणी में आ जाती है। यानी कि फेक बैंक कॉल करके जो है ओटीपी लेना, जबकि ओटीपी कोई पूछता ही नहीं है, बैंक वाले ना कोई भी। आरबीआई कहता है कि समझदार बनिए, जागरूक बनिए। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ें आपको नहीं देना है, सीधे बैंक शाखा में जाओ और वहाँ पर चीज़ें हो जाती है। फेक फेसबुक प्रोफाइल यहाँ देखने को मिल जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड है, लॉटरी स्कैम है, फ्री जॉब या फेक जॉब ऑफर देकर पैसे लूटना, ये सब आ जाते हैं किसके तहत, 66 डी के तहत आ जाते हैं। तो इसमें पनिशमेंट क्या है भाई, 3 वर्ष तक का जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये सज़ा काफ़ी पूछी जाती है, ध्यान रखना। 66 सी और डी में आप अंतर देख लेना। 66 सी बोले तो पहचान की चोरी, और 66 डी मतलब किसी और बनकर या फेक आईडी बनाकर धोखा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको देखने को मिल जाता है मुख्य रूप से चीटिंग बाय पर्सोनेशन, ये जो है 66 डी, फेक बैंक कॉल, ऑनलाइन इम्पर्सोनेशन, या फिर सेक्शन 66 डी कितनी सज़ा, 3 वर्ष और 1 लाख का जुर्माना। और 66 डी आप याद रख लेना सब चीज़ों में। यहाँ सिंपल अगर देखें तो डी फॉर ड्रामा, किसी और का बनना, मतलब किसी और बनना, या फिर आप देख सकते हैं कि फर्जी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती हैं, मास्क लगा ली एक तरीके से, नकली बन गए। फिर 66 के तहत ई आ जाती है, जो कि प्राइवेसी का वायलेशन हो जाता है। मतलब प्राइवेसी का वायलेशन बोले तो बिना परमिशन के आप किसी भी व्यक्ति की तस्वीर नहीं खींच सकते हैं, जानकारी नहीं ले सकते हैं। जैसे उसकी अनुमति के बिना उसकी वीडियो या फ़ोटो नहीं बनाना है, या फिर उसकी अनुमति के बिना उसके कंटेंट को पब्लिश नहीं करना, कैप्चर नहीं करना, पब्लिश नहीं करना, ट्रांसमिट नहीं करना, ये सब आ जाते हैं 66 से ई के तहत आ जाते हैं और अपराध की श्रेणी में घोषित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के प्राइवेट वीडियो फोटो आप शेयर कर देते हैं उसकी अनुमति के बगैर, तो ये आप अपराध कर रहे हैं और आपको पनिशमेंट मिलेगा 66 ई के तहत। मतलब प्राइवेट फ़ोटो, वीडियो, पर्सनल मोमेंट है, बॉडी इमेज है, इन सभी को इंटरनेट पर नहीं डालना है उसके परमिशन के बगैर, प्राइवेसी का वायलेशन कहलाता है। और यहाँ पे इसके तहत भी जो आप देखोगे तो आपको जो है 3 वर्ष तक का आपका जो है कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो उदाहरण के लिए प्राइवेट फ़ोटो जो व्हाट्सएप पर शेयर करना, रिवेंज इमेज अपलोड कर लेना बदले के लिए, हिडन कैमरा रिकॉर्डिंग करना, ये सब इसके तहत आ जाते हैं। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट आपको मिल जाता है 67। तो 67 बोले तो इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो किसी की अश्लील सामग्री यहाँ पे अपलोड करना,
एक्सप्लिसिट इमेज, वीडियो, आपत्तिजनक कंटेंट, इनको पब्लिश कर लेना, ट्रांसमिट करना, शेयर करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं सेक्शन 67 के तहत। तो ऑब्सेंस कंटेंट मतलब हो जाता है नैतिकता के विरुद्ध हो जाना, समाज के लिए हानिकारक होना, अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो, संदेश, ये मैसेज है, ये सब ऑब्सेंस कंटेंट हो जाते हैं। तो ऐसी सामग्री फैलाना, डाउनलोड करना, जो भी चीज़ है वो सब किसके तहत आ जाती है? 67 के तहत अपराध की श्रेणी में आ जाती है। तो अपराध की श्रेणी में आती है तो इसमें दो प्रकार से है। पहली बार अगर ऐसा अपराध करोगे तो 3 वर्ष और 5 लाख का जुर्माना, और दूसरी बार फिर अपराध करोगे ऐसा का तो 5 वर्ष और 10 लाख का जुर्माना यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं डबल जुर्माना कहाँ मिलता है भाई? डबल जुर्माना मिलता है 67 के तहत, यानी कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल अपलोड करना, सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो डालना, ऑब्सेंस मैसेज फॉरवर्ड करना, वेबसाइट पर एक्सप्लिसिट कंटेंट प्रकाशित करना, ये सब आ जाते हैं 67 के तहत अपराध। पहली बार में 3 और 5 लाख, 3 वर्ष 5 लाख, और दूसरी बार में 5 वर्ष और 10 लाख रुपए जुर्माना। तो आप अंतर देख लेना दोनों में। उसके बाद अब आ जाता है एक एजेंसी जो CERT इन है, मतलब रोल ऑफ द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो ये क्या है? एक प्रकार का इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। CERT इन भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई। और ये जो एजेंसी अधिकृत है वो IT एक्ट 2000 की धारा 70B के तहत अधिकृत की गई है, जिसमें आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये कार्य करती है। तो CERT इन मतलब इन्हेंसिंग साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया के तहत साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस करने का काम इस संस्था या एजेंसी का होता है। तो भारत में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, साइबर अटैक की पहचान करना, इंसिडेंट पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सुरक्षा की सलाह देना, ये सब इसका काम होता है। कुछ रोल देख लेते हैं, जैसे हैकिंग है, डेटा ब्रीच है, रैंसमवेयर अटैक है, वेबसाइट डिफेसमेंट है। इसी मामलों में, इन सब मामलों में अलर्ट को जारी करना इस एजेंसी का काम होता है। सिक्योरिटी अलर्ट और एडवाइजरीज की बात करें तो वर्नेबिलिटीज़ मतलब लूप हॉल्स जो होते हैं उनका अलर्ट जारी करना, मालवेयर की वार्निंग जारी करना, सॉफ्टवेयर पेच अपडेट ये जारी, ये सब जो है आपके किस में मिल जाते हैं? सिक्योरिटी अलर्ट और एडवाइजरी के तहत मिल जाते हैं CERT इनमें। कोऑर्डिनेशन किस किस से है भाई? गवर्नमेंट एजेंसी से कोऑर्डिनेशन है, बैंक से है, IT कंपनी से है, ISP से है जो इंटरनेट की सर्विस देती है। तो इन सब से जो है साइबर थ्रेट की जानकारी देना, इन सभी को इसका काम हो जाता है। गाइडलाइन आप देख सकते हैं, जो लॉग रिटेंशन रूल है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग टाइम आप याद रखना 6 घंटे का होता है, 6 घंटे में रिपोर्टिंग टाइम यहाँ देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस इसके अंतर्गत मिल जाती है। साइबर ड्रिल है, वर्कशॉप है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके। CRT इन किन किन घटनाओं पर मॉनिटर करता है भाई? फिशिंग अटैक पर, मालवेयर इन्फेक्शन पर, रैंसमवेयर पर, DDoS अटैक पर, डेटा लीक इंसिडेंट पर। तो इन सभी में मॉनिटरिंग करता है CERT इन, याद रखना इन चीज़ों को। तो आप देख लेना 2004 में स्थापना हुई, मीटी के अंतर्गत आ जाता है, IT एक्ट की धारा 70B के तहत, और इंसिडेंट रिपोर्टिंग टाइम 6 घंटे का है। सिक्योरिटी रिस्पांस टीम इसको बोला जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे वेब एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो वेब एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी के तहत आपको मिल जाता है SSL और TLS। देखिए SSL और TLS हमने नेटवर्किंग के तहत पढ़ लिए, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में और क्लियरिटी आ जाए। तो एक प्रकार का सिक्योरिटी लेयर है ये, जिस प्रकार अगर देखें एक कंप्यूटर से सर्वर या दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वेब पेज को ट्रांसफ़र करने वाले या हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने वाले प्रोटोकॉल को बोल देते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर इसके साइड में एस नहीं लगा है तो कौन सा प्रकार का कनेक्शन है? इनसिक्योर, मतलब सुरक्षित कनेक्शन नहीं है, कोई भी डेटा को ब्रीच कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है, बदलाव कर सकता है, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी भी नहीं रहती, इंटीग्रिटी भी नहीं रहती, अवेलेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो उसी चीज़ को सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ पर ज़रूरत होती है या तो SSL की या तो TLS की। तो ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो यहाँ एस लग जाता है, और एस लग जाता है तो क्या बन जाता है? HTTPS यानी कि सिक्योर कनेक्शन। तो सिक्योर कनेक्शन में पहले उपयोग होता था SSL, अभी को लिए उपयोग हो जाता है TLS। हालांकि लोग बाग उसको SSL ही बोलते हैं, पर TLS उपयोग होता है। तो SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, और TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी। इंटरनेट पर डेटा को एनक्रिप्ट करके सुरक्षित बनाने का काम कौन करती है? ये लेयर करती है। और पहले जो है SSL उपयोग होता था, आजकल जो है TLS उपयोग कर लिया जाता है, परंतु आमतौर पर लोग बाग SSL ही बोलते हैं।
HTTPS जैसे कि मैंने बताया, HTTP प्लस SSL या TLS सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे आपको लॉक का साइन मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप जो है सरकार स्टडी वेब्स खोलते हैं, तो सरकार स्टडी वेब्स खोले तो यहाँ देखिए 2 डॉट मिल जा रहा है, इस पर क्लिक करो, मिल जा रहा कनेक्शन इज सिक्योर, और यहाँ लॉक का साइन मिल जा रहा है और सर्टिफिकेट भी वैलिड है। तो लॉक का साइन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी है मतलब क्या लगा है, एस लगा है। तो एस लगा है तो वेबसाइट आपकी सिक्योर है, तो आप देख सकते हो उसमें जाकर। SSL और TLS कैसे काम कर लेता है, यूज़र ब्राउज़र वेबसाइट से कनेक्ट होती है, बिल्कुल। फिर उसके बाद सर्वर अपना डिजिटल सर्टिफिकेट भेज देता है, ब्राउज़र सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है, उसके बाद एनक्रिप्शन की बनती है और डेटा सिक्योर चैनल से ट्रांसफ़र हो जाता है। एनक्रिप्शन हमने देखे ली हैं, डेटा को कोडेड फॉर्म में बदलना। डिजिटल सर्टिफिकेट भी देख लिए हमने, जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती हैं उसके द्वारा जारी किया जाता है, जैसे DigiCert है, ग्लोबल साइन है, लेट्स एनक्रिप्ट है। ई कॉमर्स और लॉगिन पेज में SSL क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होती है, पर्सनल जानकारी, इतनी जितनी भी चीज़ें, लॉगिन ID पासवर्ड है, इन सभी चीज़ को सुरक्षित रखना और मैन इन द मिडिल से रोकने के लिए। SSL और TLS के कुछ फ़ायदे हैं, डेटा इंक्रिप्शन है, डेटा इंटीग्रिटी, अथेंटिकेशन, कस्टमर ट्रस्ट यहाँ बनाए रखता है। SSL ना होने की स्थिति में सारी चीज़ें आपकी सिक्योर नहीं रहेगी, मतलब दिक्कत होने वाली है। उसके बाद है डिजिटल सिग्नेचर की बात हो रही है। डिजिटल सिग्नेचर हमने पहले भी देख लिए, मतलब एक प्रकार की क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है, जो कि सेंडर मतलब जो आप भेजने वाला उसकी पहचान सुनिश्चित करती है, डॉक्यूमेंट में बदलाव नहीं हुआ है ये इंटीग्रिटी ये बताती है, और भेजने वाले मना नहीं कर सकते, मतलब नॉन रेपुटेशन। ये 3 चीज़ों पर काम करता है कौन, डिजिटल सिग्नेचर। साइन करने वाले ने साइन कर दिया, यहाँ पे देखिए पब्लिक की प्राइवेट की के माध्यम से, और उसके बाद आपका जो डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट यहाँ आ गया, हैश फंक्शन एक क्रिएट हुआ, और हैश फंक्शन कोडेड फॉर्म में हो जाता है, वन वे हो जाता है, और अगर मैसेज में बदलाव हो तो हैश फंक्शन से मिलान होती है, और अगर कोई मिसमैच मिलता है तो डेटा इंटीग्रिटी समाप्त हो जाती है। फिर डिक्रिप्शन किया जाता है पब्लिक की से, और यहाँ से हैश वैल्यू को वेरीफाई किया जाता है, फिर रिसीवर उसको यूज़ कर लेता है डिक्रिप्ट करके। तो इस प्रकार से डिजिटल सिग्नेचर वर्क करता है, और ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। मतलब सेंडर डॉक्यूमेंट बनाता है, डॉक्यूमेंट का हैश वैल्यू जनरेट होता है, हैश को सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया जाता है, रिसीवर सेंडर की पब्लिक की से वेरीफाई करता है, और अगर हैश मैच हो जाए तो डॉक्यूमेंट सुरक्षित या इंटीग्रिटी सक्सेसफुल मानी जाती है। तो हैश फंक्शन मैंने बताया ना, वन वे हो जाता है, फिक्स्ड लेंथ कोड हो जाता है, जैसे हेलो को इस प्रकार कन्वर्ट किया गया, और अगर हेलो बाद में रिसीव करते समय इससे मिलान होने में सफल रहा तो मतलब हैश फंक्शन सफल है, इंटीग्रिटी सफल है, और अगर कोई मिसमैच रहा तो दिक्कत हो सकती है। डिजिटल सिग्नेचर किन चीज़ों को सुनिश्चित करता है भाई, वही अथेंटिकेशन को सुनिश्चित करता है, किसने भेजा, बदला हुआ डेटा है नहीं, इंटीग्रिटी को करता है, और इनकार नहीं कर सकता मतलब नॉन रेपुटेशन। ये 3 चीज़ें हैं, इसका मतलब डिजिटल सिग्नेचर सक्सेसफुल हो चुका है। भारत में डिजिटल सिग्नेचर किसके तहत है, IT एक्ट 2000 के तहत मान्यता प्राप्त है, मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC जारी करता है। यह एजेंसी नियंत्रित होती है, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है। डिजिटल सर्टिफिकेट का उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग में हो जाता है, GST फिलिंग में हो जाता है, ई टेंडरिंग में हो जाता है, ई कॉन्टैक्ट्स में हो जाता है, MCA बोले तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में हो जाता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप देखोगे डिजिटल सिग्नेचर किस पर आधारित है भाई, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर। इंटीग्रिटी हैश फंक्शन से सुनिश्चित होती है। लीगल रिकॉग्निशन किस एक्ट में है, IT एक्ट 2000। CA को कौन नियंत्रित करता है, CCA, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होती है। उसके बाद आती है बात ब्राउज़र की सेफ्टी की। तो ब्राउज़र की सेफ्टी क्या है, मान लीजिए हम ब्राउज़र यहाँ उपयोग कर रहा है, तो ब्राउज़र की सेफ्टी के लिए 3 चीज़ें यहाँ डिफाइन होती है। एक तो हो जाती है कुकीज़ जो हो जाती है आपके डेटा को, टेम्परेरी डेटा, मान लीजिए यहाँ चलते हैं सेटिंग, और सेटिंग में चल के हम जो है यहाँ से डेटा की प्राइवेसी और यहाँ जाकर डिलीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए थर्ड पार्टी कुकीज़ वगैरह है, यहाँ देखिए थर्ड पार्टी कुकीज़ अलाउ करना है या फिर हटाना है, ब्लॉक करना है, क्लियर करना है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ब्राउज़र का डेटा को हटाना है, देखिए हटाना है तो ब्राउज़र हिस्ट्री हटा दो, कुकीज़ एंड साइट डाटा को हटा दो, कैश इमेज एंड फाइल देखिए 319 MB, डाउनलोड हिस्ट्री, इस प्रकार से आप जो है देखिए ऑटोफिल डेटा, सारी चीज़ें आप यहाँ से हटा सकते हैं। मैं डाउनलोड हिस्ट्री नहीं हटाता, यहाँ से कैश इमेज, ये देखिए कैश इमेज जो पुराने वेबसाइट का डाटा होता है जो हमने ओपन करे। कुकीज़ मतलब क्या हो जाता है, जो आपके सिस्टम में मतलब बार बार यहाँ स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इन सब को आप जो है डिलीट करते रहा करिए। जैसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो देखिए कुकीज़ मेरी डिलीट हो चुकी है मेरे ब्राउज़र की। तो यहाँ ब्राउज़र की सेफ्टी में 3 चीज़ें जाती है, मैनेजिंग कुकीज़,
कैश और प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है, आप जाओगे 3 डॉट में और यहाँ जाकर देखें न्यू इनकॉग्निटिव विंडो में जाओगे तो आप देखोगे इनकॉग्निटिव विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, क्लोज विंडो कर दो तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप कंट्रोल शिफ्ट एन का उपयोग करके भी आप प्राइवेट विंडो ओपन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका क्या, ब्राउज़र की सेफ्टी। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जब भी हम कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, जैसे लॉगिन करना चाहते हैं, बैंकिंग, शॉपिंग, ईमेल, तो आपको ब्राउज़र की सेफ्टी पे विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कुकीज़ छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जो वेबसाइट आपके ब्राउज़र में स्टोर करता है, जैसे लॉगिन की इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने हटाए हैं, यूज़र प्रेफरेंसेस, शॉपिंग कार्ट का डेटा, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब कुकीज़ में रहता है। जैसे 3 प्रकार की कुकीज़ होती है, सेशन कुकीज़, ब्राउज़र बंद हुआ कुकीज़ हट जाती है, परसिस्टेंट कुकीज़ कुछ दिनों महीनों तक रहती है, और थर्ड पार्टी कुकी जो हमने अभी हटाए हैं वो कहलाती ऐड और ट्रैकिंग के लिए, मतलब किसी नेक्स्ट व्यक्ति के द्वारा। तो इनको आप हटाते जाइए समय समय पर। तो ब्राउज़र सेटिंग में जाना, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा करना है, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़। तो यहाँ पे हम चलते हैं ब्राउज़र में चलते हैं, ब्राउज़र में चल के हम यहाँ पे 3 डॉट में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने और यहाँ पे अलाउ नहीं करना, यहाँ ब्लॉक कर देना। ठीक है, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़, इस प्रकार से आप कर दो तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी डेटा है वो अनावश्यक यहाँ पे स्टोर नहीं होगा आपके कंप्यूटर में। तो ऐसा आपको करते जाना है। ठीक है, तो ये हमने ब्लॉक करना देख लिए। और स्पेसिफिक वेबसाइट कुकीज़ डिलीट भी करें, जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, इनसे। कैश मैंने बताया जो आपके वेबसाइट ओपन करते हैं उसका टेम्परेरी डाटा होता है, ब्राउज़र में इमेज, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल में स्टोर हो जाता है। तो कैश का फ़ायदा क्या है, नेक्स्ट टाइम वेबसाइट जल्दी खुल जाती है, इंटरनेट का उपयोग कम होता है। तो ये कभी कभी हटा भी देना चाहिए, हालांकि हर समय नहीं हटाना चाहिए। पुरानी जानकारी दिख सकती हैं कैश में, प्राइवेसी रिस्क हो जाता है पब्लिक कंप्यूटर में, तो इसके लिए इनको हटा दिया करो। तो कैश को क्लियर मैंने बताया ना, सेटिंग में जाना, प्राइवेसी, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, कैश इमेज फाइल को हटाए यहाँ पे और क्लियर कर दें। फिर प्राइवेट मोड मैंने बताया, यहाँ पे देखिए आपको प्राइवेट विंडो कब ओपन करना, जब नेट बैंकिंग या कोई आप जो है एक प्रकार से सीक्रेट काम करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या जो भी चीज़ें लॉगिन करना चाहते हैं, ब्राउज़र की हिस्ट्री सेव नहीं होती इसमें, कुकी सेशन के बाद डिलीट हो जाता है, फॉर्म डेटा स्टोर नहीं होता। पर इसमें क्या नहीं होता बोले तो ISP से हाइड नहीं होता, कंपनी नेटवर्क एडमिन से हाइड नहीं होता, वेबसाइट को पूरी तरह मतलब गुमनाम नहीं बनाया जा सकता। तो ब्राउज़र सेफ्टी की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, रेगुलर कुकीज़ और कैश को क्लियर करते रहे, अननोन एक्सटेंशन को हटा दें। एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन आप जाओगे यहाँ पे और यहाँ जाकर देखिए आपको मिल जाता है एक्सटेंशन, मोर टूल में जाओगे और यहाँ देखिए आपको डेवलपर टूल नहीं, या हेल्प में जाओगे, हेल्प में देखिए आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन आपको मिल रहा है कि अबाउट गूगल क्रोम सेटिंग, एक्सटेंशन अलग ही दिया होगा, ये देखिए एक्सटेंशन दिया है मैनेज एक्सटेंशन। तो मैनेज में ऑलरेडी अभी इतने हैं, और अगर हम लाना चाहते हैं तो देखिए वेब स्टोर में गए और यहाँ से हम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डेवलपर टूल, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही। तो इन एक्सटेंशन से हमारा जो मतलब आपका ब्राउज़र है उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे लूम स्क्रीन रिकॉर्डर एंड स्क्रीन कैप्चर, इसको आप ऐड कर लोगे तो अपने गूगल क्रोम में फैसिलिटी जोड़ देगा। तो ये एक्सटेंशन अनावश्यक चीज़ों को भी आपको रिमूव कर देना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग कर लेना, अल्फ़ाबेट, स्मॉल, कैपिटल, नंबर, स्पेशल सिंबल, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड और OTP इनेबल कर देना है। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग नहीं करना है। तो ये सेफ्टी हो जाती है। कुकीज़ क्या है, तो स्मॉल टेक्स्ट फाइल हो जाती है जो कि थर्ड पार्टी या दूसरों लोगों के लिए जो है जानकारी के लिए काम करती है। कैश मतलब टेम्परेरी वेबसाइट का डाटा। प्राइवेट मोड मतलब यहाँ पे हिस्ट्री सेव नहीं होती। थर्ड पार्टी कुकीज़ को यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात आती है डिजिटल फॉरेंसिक एंड एथिक्स। मतलब सिंपल सी बात है, जब अपराध होता है तो डिजिटल रूप से कुछ डॉक्यूमेंट या डिजिटल रूप से जो डाटा है उसको कलेक्ट कैसे करें, यानी कि एविडेंस को हैंडल कैसे करें, ये चीज़ मिल जाती है। तो डिजिटल फॉरेंसिक में एविडेंस हैंडलिंग सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स होती है, क्योंकि गलत तरीके से एविडेंस कलेक्ट या प्रिजर्व करते हैं तो कोर्ट के द्वारा उसे मान्य या एडमिसेबल नहीं रहता। इसके बाद देखिए, आप देखोगे डिजिटल एविडेंस क्या है भाई। तो डिजिटल एविडेंस मतलब वह डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर हो जाता है, जिसकी जांच की जाए, जांच करने के लिए उपयोग की जाए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोले तो हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, SSD है, मोबाइल है, मेमोरी कार्ड है, इनमें स्टोर डेटा को डिजिटल एविडेंस कहा जाता है।
तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क हो सकती है, मोबाइल कॉल लॉग हो सकती है, भाई लास्ट कॉल किसकी, अगर कोई क्राइम हो जाए तो लास्ट कॉल या जितनी भी कॉल उसमें ट्रैकिंग की जाती है, सीसीटीवी की फुटेज यहाँ चेक की जाती है, ईमेल के रिकॉर्ड देखे जाते हैं, सोशल मीडिया के मैसेजेस देखे जाते हैं, सर्वर की लॉग देखी जाती है। तो इन सभी को उपयोग किया जाता है डिजिटल एविडेंस या डिजिटल दस्तावेज सबूत के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो एविडेंस हैंडलिंग का उद्देश्य मुख्य रूप से एविडेंस को सुरक्षित रखना, एविडेंस में बदलाव ना हो, कोर्ट में वैलिड प्रूफ के रूप में प्रस्तुत करना, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं एविडेंस हैंडलिंग के कुछ चरण हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन, मतलब कौन सा डिवाइस या डेटा रिलेवेंट है, क्राइम सीन से डिजिटल डिवाइस आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आप देखोगे कलेक्शन, तो सिस्टम को प्रॉपर तरीके से सीज करना यानी कि सुरक्षित रखना, फॉरेंसिक इमेज बनाना, एग्जैक्ट कॉपी, मतलब ओरिजिनल जो डिवाइस है उसको उपयोग कभी नहीं करना है, उसकी कॉपी बनाकर उपयोग कर लेना है, ताकि ख़राब हो तो क्या हो, कॉपी ख़राब हो, ओरिजिनल चीज़ें ख़राब ना हो। तो फॉरेंसिक इमेजिंग से ओरिजिनल डेटा जो रहता है सुरक्षित रहता है। फिर बात होती है प्रिजर्वेशन की, मतलब संरक्षण की, तो राइट ब्लॉकर का उपयोग कर लेना है, एविडेंस को टेम्पर प्रूफ बैग में रखना है, सिक्योर स्टोरेज में स्टोर कर लेना। डॉक्यूमेंटेशन मतलब डेट एंड टाइम मेंशन करना, लोकेशन, कलेक्ट करने वाले का नाम, डिवाइस डिटेल, ये सारी चीज़ें रखना है। फिर एनालिसिस बोले तो डिलीटेड फाइल को रिकवर करना, लॉक चेक करना। आप देखोगे ये फॉरेंसिक जो चीज़ें है, जैसे सिंघम 2 आपने देखे थे, सिंघम 3 देखे थे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक मूवी, तो उसमें आप जाकर देखना जो सूर्य सिंघम होता है, सूर्य सिंघम जो मूवी है 3, इसमें जो है क्या करता है, देखिए इस प्रकार से एक जो मतलब कमिश्नर है उसको मर्डर कर देते हैं इनके द्वारा, ठीक है। तो वो जो है पूरी फॉरेंसिक मतलब एक प्रकार से जो डिलीटेड कॉल लॉग है, डिलीटेड सिग्नल है, कहाँ मोबाइल एक्टिवेट था, वो सारी चीज़ें तक हटा देते हैं, उन सबको रिकवर करवा लेता है। तो ये एक प्रकार से क्या है, फॉरेंसिक डिजिटल एविडेंस बोल सकते हैं। मालवेयर एनालिसिस है, प्रेजेंटेशन यानी कि कोर्ट में एविडेंस रिपोर्ट देना, एक्सपर्ट विटनेस जो है उसके रूप में टेस्टिफाई करना। इसके अलावा चेन ऑफ कस्टडी मतलब लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें एविडेंस किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, किसे ट्रांसफ़र किया, कहाँ स्टोर किया, सारे रिकॉर्ड चेन ऑफ कस्टडी कहलाते हैं। एविडेंस हैंडलिंग में सावधानी बरतो, ओरिजिनल डिवाइस को मॉडिफाई ना करे। उसके बाद आप देखो प्रॉपर हैज़ वैल्यू जनरेट करे, सिक्योर स्टोरेज रखे, अनऑथराइज एक्सेस को रोके, और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत ज़रूरी है। हैशिंग ये भी ज़रूरी है, मतलब ओरिजिनल डेटा का हैशिंग बना लो ताकि कोई भी बदलाव हो तो हैशिंग से मिलान हो और इंटीग्रिटी को चेक किया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब डिजिटल एविडेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एविडेंस हैंडलिंग का पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद चेन ऑफ कस्टडी मतलब लीगल वैलिडिटी, हैशिंग का उद्देश्य इंटीग्रिटी चेक करना, फॉरेंसिक इमेज क्यों बनाते हैं, ओरिजिनल डेटा के प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला बात कर लेते हैं वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी का मतलब हो जाता है लूप होल्स, यानी कि वर्नेबिलिटी को असेसमेंट करना और उसके बाद आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी करना, ये सब हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी लूप होल, सिक्योरिटी के संबंध में जो भी कमियां होती, खामियां होती है, उन सबको चेक कर लेना क्या कहलाता है, वर्नेबिलिटी असेसमेंट कहलाता है। तो वर्नेबिलिटी असेसमेंट मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सिस्टम, नेटवर्क, एप्लीकेशन में मौजूद जो सिक्योरिटी वीकनेस होती है, जो कमजोरियाँ होती है, उसको खोजा जाता है। उद्देश्य क्या है, हैकर से पहले लूप होल्स को हम देख लेते हैं तो हम सिक्योरिटी को परफेक्ट बना सकते हैं, परंतु हमसे पहले हैकर अगर इन लूप होल्स को देख लेता है तो वो उसका मिसयूज़ कर लेगा। तो यही काम होता है भाई BAPT, यानी कि वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बोले तो कमजोरियों को ढूंढना, और दूसरा हो जाता है उन कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर टेस्ट करना, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाता है PT। तो दोनों में अंतर देख लो, वीकनेस को खोजना और यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाना, एक्सप्लोइट करके दिखाना। ऑटोमेटेड स्कैनिंग हो जाती है वर्नेबिलिटी में, BA में, और PT में हो जाती है मैनुअल प्लस प्रैक्टिस अटैक। वर्नेबिलिटी लिस्ट आ जाती है BA में, और यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में रियल इम्पैक्ट रिपोर्ट आ जाती है। तो यहाँ इसके कुछ प्रकार देख लो, नेटवर्क बेस्ड असिस्टमेंट हो जाता है, होस्ट बेस्ड असिस्टमेंट हो जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है, फिर उसके बाद वायरलेस असिस्टमेंट हो जाता है। VAPT की प्लानिंग मतलब प्रक्रिया देखें तो प्लानिंग हो जाती है, स्कैनिंग हो जाती है, वर्नेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोइटेशन, पेन टेस्ट हो जाता है, रिपोर्टिंग हो जाती है। कॉमन BAT जो कॉमन BAPT टूल हो जाता है, जैसे नेसा से, ओपन BA से, मेटाप्लॉइट हो जाता है, बोर्ड सूट हो जाता है, ये सब इसके टूल है। BAPT क्यों ज़रूरी है भाई, डेटा ब्रीच रोकने के लिए, कंप्लायंस के लिए, कस्टमर ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, साइबर सिक्योरिटी रिस्क कम करने के लिए। चलिए आगे देखें, आप नेक्स्ट देख सकते हैं साइबर के एथिक्स देखने को मिल जाते हैं। साइबर एथिक मतलब कंप्यूटर की दुनिया में आपके शिष्टाचार क्या है, ठीक है।
तो इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का सही, सुरक्षित, कानूनी तरीके से उपयोग करना साइबर एथिक्स की श्रेणी में आ जाता है। ऑनलाइन दुनिया में वही शिष्टाचार और नियम लागू होते हैं जो कि रियल लाइफ में होते हैं, जैसे कि प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक्सेस, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब साइबर एथिक्स के कोर प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रॉपर बिहेवियर, यानी कि सही ऑनलाइन व्यवहार करे, रिस्पेक्ट अदर, दूसरों का सम्मान करे, किसी को ऑनलाइन एब्यूज़ ना करे, हेट स्पीच से बचें, साइबर बुलिंग ना करे, ये चीज़ मिल जाती है। प्राइवेसी का सम्मान बोले तो किसी की प्राइवेट फ़ोटो वीडियो शेयर नहीं करना, पर्सनल डेटा को लीक नहीं करना, बिना अनुमति के किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करना, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सम्मान करें, ये चीज़ मिल जाती है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट कंटेंट, ये सारी चीज़ें, मूवीज़, सॉन्ग, सॉफ्टवेयर। रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज़, फेक न्यूज़ अब फॉरवर्ड ना करे, वेरीफाई इन्फॉर्मेशन, शेयर करने से पहले इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर ले, किसी को भी शेयर किए जा रहा है नहीं तो। फेक अकाउंट ना बनाए। फिर उसके बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो यहाँ पे भारत में साइबर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रमुख कानून बोले तो IT एक्ट 2000। हैकिंग नहीं करना है, ऑनलाइन फ्रॉड नहीं करना, आइडेंटिटी का थेफ्ट नहीं करना, ऑब्सेंस कंटेंट पब्लिश नहीं करना है, ठीक है। डेटा थेफ्ट, डेटा की चोरी भी नहीं करना। साइबर क्राइम के उदाहरण बोले तो फिशिंग, ऑनलाइन स्कैम, पासवर्ड क्रैकिंग, मालवेयर स्प्रेड करना, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो एथिकल अनएथिकल दोनों आप देख लेना। एथिकल मतलब कानूनी तौर पे, और अनएथिकल मतलब हो जाता है गैर कानूनी तौर पे, ठीक है। साइबर एथिक्स के सिद्धांत के अंतर्गत ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए आगे देखें तो आपको देखने को मिल जाता है रिवीजन, मतलब जो भी चीज़ें हमने पढ़े हैं उनको 2-4 मिनट में हम जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सरसरी नज़र से देख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए। और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ पे अच्छे से रिवाइज़ कर लेना 2-3 बार वीडियो के माध्यम से। PDF में प्रोवाइड कर दूंगा इसके बाद आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे टेलीग्राम में जाओगे तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ जाओगे, देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको SSW एजुकेशन, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। जो भी चीज़ है वो सब इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगी, मटेरियल वगैरह। और आगे जो भी क्लासेस आएगी, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेंगे, सब आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। तो आप ज्वाइन कर लेना उसे। और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं जहाँ, तो उसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो, ताकि जो भी चीज़ें काम की आ रही है वो आप उसे पढ़ पाए। तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में हमने देखे थे CIA ट्रायड, मतलब 3 पिलर होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा सीक्रेट रखना, इंटीग्रिटी बोले तो डेटा चेंज ना हो, अवेलेबिलिटी बोले तो डेटा अवेलेबल रहे। तो ये 3 पिलर थे साइबर सिक्योरिटी के। अथेंटिकेशन के अंतर्गत मिल जाता है यूज़र की पहचान, मतलब जो यूज़र ID पासवर्ड डाला गया वो सही है या नहीं है। ऑथोराइजेशन मतलब लॉगिन के बाद क्या क्या परमिशन मिले, यूज़र को अलग राइट मिलेंगे, एडमिन को अलग, ये कहलाता है एक्सेस परमिशन देना। नॉन रेपुटेशन मतलब सेंड करने के बाद मना नहीं करना है। डिजिटल सिग्नेचर इसकी श्रेणी में आ जाते हैं। वाइट हैट हैकर देखे थे हमने। हैकर मतलब मतलब एक प्रकार से लूप हॉल्स या वर्नेबिलिटीज़ को देखकर या नेटवर्क की खामियों को देखकर उसका पता लगाना या उसका मिसयूज़ करना, तो ब्लैक हैट हो जाता है। और मिसयूज़ नहीं करना मतलब वाइट हैट। बोले लीगल एक्टिविटीज़, लीगल टेस्टिंग करना वाइट हैट, सिक्योरिटी इंप्रूव करता है। ब्लैक हैट इलीगल हैकर है, डेटा की थेफ्ट करता है, डेटा की चोरी करता है। ग्रे हैट मतलब हो जाता है बीच का, बोले तो दोनों के, बोले तो परमिशन बिना टेस्ट के करेगा, वार्निंग दे सकता है, और मिसयूज़ बहुत कम चांसेस है। फिर साइबर थ्रेट और मालवेयर के अंतर्गत वायरस फाइल के साथ अटैच होकर फैलता है, होस्ट फाइल जरूरी है। वॉर्म्स खुद से फैलता है, नेटवर्क स्प्रेड करता है। लेजिटिमेट यानी कि भरोसेमंद दिखाता है, ट्रोजन बैकडोर क्रिएट करता है। रैनसमवेयर डेटा को एनक्रिप्ट करता है, पैसे मांगता है, बोले तो वन्ना क्राई अटैक हो जाता है, ये आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे नेटवर्क अटैक, जिसके अंदर फिशिंग, DOS, DDoS, MITM बोले तो मैन इन द मिडिल। तो फिशिंग मतलब फेक लिंक, वेबसाइट के माध्यम से डेटा चोरी कर लेना, OTP थेफ्ट हो जाता है। DOS मतलब सिंगल सिस्टम से सर्वर ओवरलोड हो जाना, वेबसाइट क्रैश। DDoS मतलब मल्टीपल सिस्टम से अटैक, लार्ज स्केल पर क्रैश करना, कौन काम करता है, DDoS। मैन इन द मिडिल बोले तो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट, दो व्यक्तियों के बीच में इंटरसेप्ट, बदलाव कर लेना, पब्लिक वाईफाई रिस्क यहाँ देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद मिल जाता है प्रोटेक्शन एंड डिफेंस टूल, जैसे फायरवॉल, नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल कर लेता है, पैकेट की फिल्टरिंग कर लेता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों रूप में मिल जाता है, हार्डवेयर बोले तो राउटर में और सॉफ्टवेयर बोले तो कंप्यूटर में। BPN सिक्योर टनल बनाता है, डेटा एनक्रिप्ट करता है। एनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलता है, और सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्शन बदलता है। MFA मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, मल्टीपल वेरिफिकेशन मतलब पासवर्ड प्लस OTP देखने को मिल जाता है। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड।
लिमिटेड टाइम वैलिड हो जाता है। बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, हाई सिक्योरिटी यहाँ देखने को मिल जाता है। एंटीवायरस बोले तो मालवेयर डिटेक्ट एंड रिमूव करने का काम कर लेता है। सिग्नेचर बेस्ड यहाँ पे डिटेक्शन मिल जाता है। फिर आईटी एक्ट की बात करें तो आईटी एक्ट 2000 बोले तो इंडिया साइबर लॉ है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लीगल रूप से दिखाने के लिए। 66 जो धारा है वो हैकिंग के लिए हो जाती है, फाइन प्लस जेल। 66C आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए हो जाती है, पासवर्ड की चोरी। 66D बोले तो ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। 66E प्राइवेसी वायलेशन। 67 बोले तो ऑप्शंस कंटेंट को पब्लिश नहीं करना, इलीगल अपलोड माना जाता है। फिर आ जाती है एक एजेंसी जो 70B के तहत है, जो आपका आईटी एक्ट 2000 उसके तहत, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो इसमें अगर देखेंगे तो साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एजेंसी है, साइबर अलर्ट या सिक्योरिटी अलर्ट जारी करती है। इसका रिपोर्टिंग टाइम है 6 घंटे। गवर्नमेंट एजेंसी है, मीटी के अंतर्गत आप देख सकते हैं। उसके बाद है वेब एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जिसमें एसएसएल और टीएलएस से एचटीटीपी के बाद में एस लग जाता, बोले सिक्योर। पहले एसएसएल चलती थी और अब टीएलएस चलती है, सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए। डिजिटल सिग्नेचर आइडेंटिटी इंटीग्रिटी प्रूफ के लिए। ठीक है। कुकीज़ बोले तो स्मॉल डेटा फाइल जो कि लॉगिन रिमेंबर हो जाता है। कैश बोले तो टेम्परेरी स्टोरेज हो जाती है फास्ट लोडिंग के लिए। प्राइवेट ब्राउज़र बोले तो नो हिस्ट्री सेव, मतलब इनकॉग्निटिव मोड आप बोल सकते हैं। उसके बाद है डिजिटल फॉरेंसिक एंड एथिक्स। तो एविडेंस हैंडलिंग मतलब डिजिटल एविडेंस कलेक्ट और प्रिजर्व करना, चेन ऑफ कस्टडी मिल जाता है यहाँ पे। BAPT मतलब वर्नेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बोले तो सिक्योरिटी वीकनेस आइडेंटिफाई करना। फिर आ जाता है साइबर एथिक्स, बोले तो प्रॉपर ऑनलाइन बिहेवियर, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। तो मुख्य रूप से देखें तो CIA ट्रेड आपको पता होना चाहिए, मालवेयर टाइप्स है, फिशिंग, DDoS, MITM, फायरवॉल और एंटीवायरस। आईटी एक्ट सेक्शंस पता होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर, BAPT, CERT इन रोल, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बेझिझक, मैं आगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, सारी चीज़ें जितना भी मेरे से हो पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और आगे आपके लिए और प्रयास कर पाऊँगा। ठीक है। और पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।